हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब होने चाहिए, फर्स्ट क्लास होने चाहिए। फास्ट ट्रैक हमारा प्रॉपरली बेहतरीन तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमने सैलरी वाले टॉपिक को वाइंड अप करा, मतलब वाइंड अप नहीं हो पाया, हमने पर्क्स और अलाउंस का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा डन करा। और यस ऑब्वियसली इतना लंबा टॉपिक है सैलरी, तो उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट जो है उसको लेकर हम आगे कोई एक पर्टिकुलर लाइव सेशन या लेक्चर लेकर आएंगे, तो तब उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि मीनवाइल आज हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है वो प्लान था, तो हम उसको आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हेड हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आज स्टार्ट हो रहा है। कल शाम को एक बच्चे की क्वेरी आई, तो क्वेरी सॉल्व करते करते बाकी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने लग गए, तो उन्होंने सेक्शंस को लेकर बोला कि सर हाँ, इस बार मैं सेक्शंस भी जो है याद करते हुए चल रहा हूँ ताकि इंटरप्रिटेशन में मुझे हेल्प मिले, और उस लग रहा है कि उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। इस चीज़ को मैंने सैलरी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, स्पेशली जीएसटी में, ठीक है, जीएसटी में क्योंकि थ्योरी हमें काफ़ी लिखनी पड़ती है, तो बेटर है कि जब हम थ्योरी लिखें, इंटरप्रिटेशन लिखें, वहां पे सेक्शंस का बहुत इस्तेमाल करें। सेम चीज अगर आप डीटी में ऐड करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कहोगे सर ये बात तो हमें पता है, पहले से जानते हैं मिस्ट्री वाली बात, लेकिन सेक्शन याद कैसे करें, वो एक हमारे सामने समस्या होती है। तो मैं इसमें हर बार आप लोगों को यही बताता हूं कि जो पूरा सब सेक्शन, उसका पैरा, उसका क्लॉज, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केसेस के आप सेक्शन सबसेक्शन याद कर लो, ठीक है, चलेगा, लेकिन हर एक स्टेप का, हर एक पॉइंट का आपको सेक्शन सबसेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, अब इसमें जैसे मैं एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले अभी आपको सेक्शंस के बारे में समझा देता हूं, ओके, पूरा का पूरा। ओके, मान लीजिए जैसे मैंने सैलरी आपको पढ़ा दिया। अब सैलरी चैप्टर में हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर हमें सिर्फ 3 ही सेक्शन पढ़ने थे, 15, 16 और 17। ये तो हमारा चार्जिंग सेक्शन था, तो यूजुअली इसका देखा जाए तो इंटरप्रिटेशन में इतना इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय जहां पे ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर आपको अगर लिखना पड़ा तो वहां पे सेक्शन 15 का इस्तेमाल करोगे। सेक्शन 16 और सेक्शन 17 इतने प्यारे हैं, ये तो आपका डिडक्शन ही है ना, ये तो आपका डिडक्शन ही है। इसमें स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, हाई चांसेस क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का आएगा, देनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन नहीं आता तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती यूजुअली, और प्रोफेशनल टैक्स आएगा। तो सैलरी के क्वेश्चन में जहां कहीं भी डिडक्शन दोगे, उस डिडक्शन में अगर आप सेक्शन 16 मेंशन करोगे तो क्या समस्या है। 1 में आपकी स्टैंडर्ड है, और 1A में, और 3 में आपका, सबसेक्शन 3 में आपका प्रोफेशनल टैक्स है। दूसरा, पर्क्स की बात करें, सैलरी का क्वेश्चन आएगा सर, हाँ जी आएगा। पर्क्स होंगी उसमें? अरे क्यों नहीं होंगी, सैलरी के क्वेश्चन में पर्क्स नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली जहां कहीं पर भी वर्किंग नोट में आप पर्क की कंप्यूटेशन दिखाओगे, लिख देना स्टार्टिंग में, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 द वर्किंग ऑफ फॉलोइंग पर्क इज एज फॉलो, बस स्टार्टिंग में ये लिखना है। ठीक उसी तरीके से जो आज का चैप्टर है, अब हम शुरू कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। आज का चैप्टर जो हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या है, इसके अंदर क्या मसाला है, वो भी हम सीखेंगे। ये आपका सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24, एग्जाम में तो लगभग यही 3 मसले आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमें याद रखना है, 25, 26, 27, ये 6 सेक्शन है, और अभी याद हो जाएंगे, अभी के भी याद हो जाएंगे। ये तो हमारा वही चार्जिंग सेक्शन हो गया, है ना, ये तो चार्जिंग सेक्शन हो गया जो अधिकार देता है कि भैया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा। सेक्शन 23 कुछ नहीं है, सिर्फ वर्किंग है, सिर्फ वर्किंग है। किस चीज की? जीएवी की। व्हाट इज जीएवी? अरे भाई, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो ना। हाँ जी सर, लगा रहे हो। किसके ऊपर टैक्स लगेगा? रेंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो रेंट की टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे? वो 23 में लिखा हुआ है। तो जहां कहीं पर भी वर्किंग करोगे सेक्शन 23 डाल दोगे। सेक्शन 24 इंटरेस्ट का है, जहां कहीं भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी सेक्शन 24 डाल देना, काम खत्म।
25, 26, 27 बड़े छोटे छोटे, ये एरियर को लेके है, ये हमारा को ओनरशिप को लेकर है, और ये हमारा डीम्ड ओनरशिप को लेकर है। अब ये सारी चीजें क्या है, अभी आज ही की क्लास में हमारी ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, जहां कहीं पर भी आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, भाई यहां से आज हमारा इस पेज से अपनी नोटबुक में माउस प्रॉपर्टी को शुरू कर रहे हैं, वहीं पर ही 6 सेक्शन लिख लीजिए ना, 6 कॉलम बना लीजिए ना, काम हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला डन हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पर, और उसी के अनुसार हम चलेंगे 22, 23, 24, 25, 26 और 27। मेन एग्जाम में 23 और 24 ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भैया, ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है सर? बिल्कुल हेडिंग से ही मतलब साफ पता चल गया। यहां पर आप बात कर रहे हो कि किसी के पास अपनी कोई स्पेसिफिक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है अभी समझेंगे, उसको वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रेंट, मतलब रेंट के लिए किसी को प्रोवाइड करा रहा है, वहां से रेंटल इनकम कमा रहा है, लेट आउट कर रहा है, किराए पे दे रहा है और वहां से रेंट कमा रहा है। ओके, और सीधी सी बात है, वो जो रेंटल इनकम है, वो जो रेंट कमाया है, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा। वहां पर क्या था सैलरी में सर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहां पर क्या है? लेट आउट इनकम जनरेशन। ठीक है, क्या है? लेट आउट इनकम जनरेशन या ओनर टेनेंट रिलेशनशिप। ओके जी, खैर अब सर आपने बोल तो दिया कि हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा, पर ये हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या? हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये एक हाउस प्रॉपर्टी है? एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं। मान लीजिए आपका एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे घर बना हुआ है और उस घर को आपने रेंट पे दे रखा है किसी को। ओके, तो आप उससे रेंट एक्सेप्ट कर रहे हो और वो रेंट आपका क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? सर जमीन हमारी थी, घर हमारा था, हमने किराए पे दिया, तो हाँ सर होगा हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कही जाएगी, टैक्सेबिलिटी तो बाद में निकलेगी। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। आपके पास एक खाली जमीन थी और वो आपने किसी को किराए पे दे दी, खाली जमीन आपने किसी को किराए पे दे दी, वहां से आप रेंट ले रहे हो, तो वो किसके अंदर होगा? सर यहां पर प्रॉपर्टी तो हमारी हुई ना, जमीन तो हमारी है, भले हमने घर नहीं बनाया हो, वो अपना दो भी काम उस पर कर रहा होगा, उसे कुछ भी वहां पे अपनी इवेंट करना होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नहीं, वो हो जाएगी आपकी अदर सोर्सेस या पीजेबीपी, क्योंकि यहां पर हाउस वर्ड तो हमें देखने को ही नहीं मिला, इट इज जस्ट अ वैकेंट लैंड, खाली जमीन थी। तो इसीलिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि भैया आपका हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, बाकी चीजें तो बाद में आएंगी। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन 22 जो है हमारा, वो बताता है, दिस इज व्हाट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये हमारा है चार्जिंग सेक्शन, जो लॉ के आधार पर हमारी सरकार को, हमारे टैक्स डिपार्टमेंट को अधिकार देता है कि अगर किसी प्रकार की रेंटल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपकी 3 चीजें होना बहुत जरूरी हैं, आपकी 3 चीजें कंसिडर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी? ये देखो, ये आ गया, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये जमीन और बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होने चाहिए, तो वो आपकी क्वालिफाई होगी एज अ हाउस प्रॉपर्टी। तो दो वो एग्जांपल पहले क्लियर हो गया ना, घर था, जमीन थी और घर था, ओके, दोनों एक साथ थे, सीधी सी बात है हाउस प्रॉपर्टी क्लासिफाई होगा। लेकिन अगर खाली जमीन किराए पे दी गई है तो इट विल क्वालिफाई एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमारा 5वां हेड होता है। हालांकि पीजीबीपी में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट केसेस, बट हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं होगा। ठीक है, लैंड अपॉर्चनेंट मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, चाहे वो गार्डन के रूप में हो, गैरेज के रूप में हो, पार्किंग के रूप में हो। ओके, अगर खाली जमीन आपने दी है तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, अगर सबलेटिंग करी है हाउस प्रॉपर्टी की ही तो भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। आइए इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो, मुझे ये बताओ, ये आपका गार्डन, ठीक है, ये गार्डन है एक, ठीक है, ओके, ड्राइंग मेरी बढ़िया है बचपन से ही, ठीक है, ये जमीन है मतलब, ठीक है, इस जमीन पे यहां पे आपने ये घर बना रखा है, ठीक है, ये घर बना दिया, ठीक है, कोई भी मेरी ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, ओके, बहुत अच्छी है बचपन से ही।
ठीक है, ये गार्डन, यहाँ पे घास है, सीधी सी बात है, घास घास है, बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी हरी हरी घास यहाँ पे उगी हुई है। ओके, अब यहाँ पर ये आपने किराए पे दे दिया, आपके पास आया कि भाई साहब मुझे क्या नाम है मकान ये किराए पे चाहिए। उसने उन्होंने आपने बोला कि क्या नाम है 20,000 रुपये इसका रेंट है, 20,000 रुपये इसका रेंट है। उसने बोला सर ये तो बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है। कह रहा है यार क्या बात कर रहे हो, घर भी है, घर के साथ इतना प्यारा गार्डन है, 20,000 रुपये तो बनते हैं। उसने बोला गार्डन नहीं चाहिए मुझे, खाली घर घर दे दो। कह रहे तो पागल हो गए क्या, मतलब गार्डन में किसको, किसी गाय को बुलाऊंगा चरने के लिए, उससे किराया लूंगा? ये मिलेगा तो सारा एक साथ ही मिलेगा ना भाई। घर आज के टाइम पे इस इलाके में 15,000 का मिल रहा है, ठीक है, गार्डन के कुछ तो मैं वैल्यू ऐड करूंगा ना, इतना बढ़िया 5,000 रुपये का गार्डन मिल गया आपको। तो सोचने का चलो ठीक है अंकल जी दे दीजिए, भाई साहब दे दीजिए। अंकल जी भाई साहब आपको कहते हुए बड़ा अजीब लगेगा। तो बात डन हो गई। अब मैं इतने से एग्जांपल में आपसे पूछूं कि आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? सर 15 + 5, 15 हाउस का 5 अलग नहीं, ऐसे कुछ नहीं, दोनों एक साथ है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी विल क्वालिफाई एज 20,000 रुपीज। ओके, 20,000 रुपीज, बिल्कुल सिंपल, जमीन बिल्डिंग दोनों एक साथ है। अगला एग्जांपल, ये जैसे घर की बाउंड्री थी, इसी के साथ यहाँ पे एक स्पेस था और ये पार्किंग, मान लीजिए हम यहाँ पे अब ऐड कर रहे हैं, ये पार्किंग है इसी घर की। ओके, अब क्योंकि मान लीजिए पार्किंग भी ऐड हो गई तो अब थोड़ा सा रेंट भी बढ़ गया, घर का 25,000 रुपये हो गया। उसने बोला कि भाई मैं देखो कितनी फैसिलिटीज आपको दे रहा हूँ, घर मिल रहा है, गार्डन मिल रहा है, पार्किंग मिल रही है, तो पार्किंग के 5,000 तो ऐड करूंगा ना। अब बताओ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कितना टैक्सेबल होगा? अब बताओ कितना होगा? 20 होगा, 25 होगा, कितना होगा? पार्किंग का कंसीडर करेंगे 5,000 के, नहीं करेंगे? तो इस केस में भी दोस्तों 25,000 ही टैक्सेबल होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के साथ ही जो आप फैसिलिटी दे रहे हो वो आपके जमीन के साथ ही कनेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो हाउस प्रॉपर्टीज पार्ट, ठीक है। तो ये 25,000 पूरा टैक्सेबल होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो एक घर हो गया, यहां पे ना एक रोड आ गई, ये रोड आ गई, ठीक है, ये रोड आ गई। अब क्या है, जैसे आपके घर हैं तो ऐसे बहुत लोगों के घर थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे तो एक गाड़ी खड़ी करने की जगह, लेकिन कई लोगों के 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां भी होती हैं। तो क्या है कि इस पूरी सोसाइटी का ना एक पार्किंग लॉट पूरा का पूरा बड़ा एक ग्राउंड सा एक अलग है, और वहां पे ना आपकी एक पार्किंग का स्पेस फिक्स है कि ये आपकी पार्किंग स्पेस है, ये तो है ही, ये भी है। तो कल को मान लीजिए किराएदार आपके पास आया, वो कह रहा जी मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आपके पास तो एक ही पार्किंग की स्पेस है, मैं क्या करूंगा? आपने बोला चिंता मत करो, मेरे पास एक और अलग से पार्किंग स्पेस है प्रॉपर, आप वहां अपनी गाड़ी खड़ी करिएगा, बशर्त के इसके 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा होंगे। तो अब आपसे कितना किराया लिया जाए, आप कितना किराया कलेक्ट कर रहे हो? भाई देखो 20 तो पहले फिक्स ही था, 5 और आ गए थे पार्किंग के, अब 5 और आ गए एक सेपरेट पार्किंग के। अब इस कंडीशन में हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा? इन दैट केस हाउस प्रॉपर्टी रेंट रिमेन 25। जो अदर सोर्सेज है उसमें आपकी इनकम 5,000 रुपए हो गई, क्योंकि ये वाला एरिया, ये वाली लैंड एंड बिल्डिंग इस वाले पोर्शन से, इस वाले लैंड से कनेक्टेड नहीं है। तो यूजुअली इस कंडीशन में अगर हम प्रॉपर एक लीगल लैंग्वेज में देखें तो 25,000 रुपए ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रहेगी, 5,000 रुपए अदर सोर्सेज में जाएगा। बराबर होगी बात? क्लियर? अदर सोर्सेज में ही जाएगा, नॉट अ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस नहीं है बेसिकली, समझ आ गया? हाँ, वो बात अलग है कि इन रियलिस्टिक केस, इन रियलिटी कोई ये बेसिक सी चीज मेंशन नहीं करता और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पूरा ही 30,000 रुपए कंसिडर कर लिया जाता है इन रियलिटी। बट अगर हम प्रॉपर लीगल लैंग्वेज की बात करें तो ये कंसिडरेशन हमें माननी चाहिए। ओके जी, अच्छा, तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई। आपने देखा होगा कि जब कई बारी आप दिल्ली से बाहर ट्रेवल करते होगे, मतलब नॉट दिल्ली, आप दिल्ली में सारे थोड़ी ना ट्रेवल दिल्ली में रहते हैं, अगर आप अपने सिटी से बाहर निकलते हैं और थोड़ा दूर आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो खुले खुले खेत आने स्टार्ट होते हैं तो वहां पे कई जमीन के प्लॉट्स पे जो टेलीकॉम वाले ना अपना टावर लगा के रखते हैं उस एरिया में नेटवर्क्स को बढ़ाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कई स्पेसेस में, इवन आजकल तो शहरों के बीचों बीच भी खाली जमीन पे होने लगा है। तो उस केस में वो जो प्लॉट जिसने दिया है, जो जमीन जो जिसने दी है किराए पे, वो भी तो किराया कमा रहा होगा ना। वो किराया, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। वो क्यों? वो वैकेंट लैंड है, उस पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई,
उस पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई। ओके, तो इन दैट केस वो अदर सोर्सेस में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड है। ऐसे ही मैं एक और चीज इसमें बता दूं, अब कई लोगों का ये कहना कि सर हम तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ओके, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमारा एक फ्लैट है। अब हमारे पास तो फ्लैट ही है ना, वो बिल्डिंग में कोई जमीन थोड़ी ना है। अगर किसी की जमीन है, उसके ऊपर उसने जड़ समेत घर बनाया अपना, तो बात समझ में आ रही है, लैंड प्लस बिल्डिंग। लेकिन हम तो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, हमारा तो खाली फ्लैट है, हमारी तो खाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पार्ट है वो छोटा सा, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होगा क्या? क्योंकि जमीन तो हमारी नाम नहीं है। नहीं, इट विल काउंटेड एज ए लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि वो उसकी देखो स्टैब्लिशमेंट जो बिल्डिंग की है वो खड़ी कहां पर है? जमीन पर ही तो खड़ी है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ इसमें सबलेटिंग वाला पॉइंट और था, आइए उसको भी समझिए, पूरा का पूरा हम डिटेल में समझेंगे। कंसेप्ट स्टार्टिंग के 23-24 हमें फुल डिटेल में अच्छे तरीके से करना है आज की क्लास में। देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी लेट आउट करी मिस्टर बी को, ओके जी, और ये इनसे किराया ले रहे हैं मान लीजिए 20,000 रुपए, ओके, 20,000 रुपीज। ये कौन है? ये ओनर है, मिस्टर ए प्रॉपर्टी के ओनर थे, इन्होंने लेट आउट करा मिस्टर बी को और 20,000 रुपए जो है रेवेन्यू कमाया, इनकम कमाई ए ने, ठीक है, बी से। बी ने क्या करा, ये उन्होंने फर्दर लेट आउट कर दिया किसी और को, ठीक है, बी ने फर्दर लेट आउट कर दिया किसी और को, मान लीजिए मिस्टर सी को, और वो यहां पर अपना मान लो 28,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 28,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, बराबर, ठीक है, किराए पे लिया, फर्दर किराए पे लिया, ऐसे लोग करते हैं। दोस्तों ये जो चीज है ना, इसे कहा जाएगा लेटिंग, किराए पर देना, ठीक है। और ये जो 20,000 रुपए हैं, ये 20,000 रुपए इनकम अंडर द हेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी है फॉर मिस्टर ए, फॉर मिस्टर ए। ये मिस्टर ए की इनकम है अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बी ने जो काम करा कि भाई पहले खुद किराए पे लिया और फिर आगे किसी और को किराए पे दे रहा है, इस चीज को बोला जाता है सबलेटिंग। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप सबलेटिंग का नाम देंगे। ओके, पहले खुद किराए पे लिया फिर आगे दिया। इन दैट केस, क्योंकि मिस्टर बी ओनर नहीं है ना, एक देखा जाए तो, हालांकि ओनर वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी, मिस्टर बी ओनर नहीं है, ऐसे केस में ये जो 28,000 रुपए कमाए हैं, ये मिस्टर बी की इनकम है, मिस्टर बी की इनकम है, और ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी अदर सोर्सेस की या पीजीबीपी की। नॉर्मल केस, नॉर्मली भी मिस्टर बी ऐसा करते हैं, तो ये आपका कहा जाएगा अदर सोर्सेज, लेकिन इनका रेगुलर काम ही यही है, तो सीधी सी बात है वो पीजीबीपी में जाएगा। दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, बट ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। हाँ, ये बात है कि 28,000 पूरा नहीं होगा, 28,000 तो इनकी इनकम थी, 20,000 रुपए इनका खर्चा भी हुआ ना, तो जो 20,000 रुपए, माफ कीजिएगा, जो 8,000 रुपए है वो मिस्टर बी की इनकम होगी, बट द पॉइंट इज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। ओके, सो ये पहला पॉइंट जो लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर क्लासिफाई हुआ वो हमें मालूम होना चाहिए, दोनों कनेक्ट होने चाहिए। खाली जमीन अगर आपने दी है तो अदर सोर्सेस की इनकम है, सबलेटिंग से पैसा कमाया है तो अदर सोर्सेस की इनकम है। दूसरी चीज है कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। जो असेसी है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। जो सबलेटिंग वाला केस हमने देखा, कमाया तो बी ने भी किराए से ही था ना, एक तरह से देखा जाए तो बिल्डिंग के किराए से ही कमाया ना, लैंड बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी के किराए से ही कमाया था ना, बट स्टिल वो उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं थी। ओके, तो इसीलिए ओनर का होना जरूरी है। जो असेसी जिसकी हम कंप्यूटेशन करेंगे वो उस बिल्डिंग का, उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर जरूर हो। और ओनर कैसा भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो, डीम्ड ओनरशिप हो, मान लेना कि यही ओनर माना जाएगा, चैप्टर में आगे रहेगा। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि भाई किस प्रकार का, उसके पास उसका अधिकार है, कैसा भी, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी है, उस बिल्डिंग का, उस जमीन का उसके पास, उस हाउस प्रॉपर्टी का उसके पास अधिकार है। ओके जी, डन। और इसमें हाँ, ये बात कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी विद डिस्प्यूट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप, कि सर अगर अभी ओनरशिप डिस्प्यूट में चल रही है, मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दो भाई हैं,
और प्रॉपर्टी को लेकर इनका डिस्प्यूट चल रहा है, इनको उन्होंने बंटवारा भी नहीं करा, एक कह रहा नहीं पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, एक कह रहा मेरी पूरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, भगवान करे ऐसा कभी किसी के बीच ना हो, बट मान लीजिए डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन के अंदर दोस्तों अगर आप देखें ए और बी की डिस्कशन में अगर आप देखें, अब यहां पर तो सर किसी का टाइटल क्वालिफाई ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब मान लो ऐसे केस में एक हाउस प्रॉपर्टी है, ओके, वो या तो ए की है वो या तो बी की है, अभी मैटर चल रहा है, लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी से रेंट जनरेट हो रहा है। अब ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ए के हाथ में, बी के हाथ में? अभी तो क्वालिफाई नहीं है कौन ओनर है, तो ऐसे में तो फंस गए। तो सरकार कहेगी यार हम तो मतलब ये कमा रहे हैं पैसे प्रॉपर्टी से और हम तो रेंट ही नहीं लगा, हम तो टैक्स ही नहीं लगा पा रहे। ऐसे केस में सीधी सी बात है, उस रेंट का, उस बिल्डिंग का जो बेनिफिट है किसे मिल रहा है? मान लो फॉर द टाइम भी उसमें ए रह रहा है या ए उसका किराया कलेक्ट कर रहा है, तो ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। बी कलेक्ट कर रहा, डिस्प्यूट ही तो चल रहा है ना, इनकम जो जनरेट हो रही है वो तो किसी ना किसी के हाथ में जा रही है ना, जिसके हाथ में जा रही होगी उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, यहां पर कब जो ओनर है वो सीधी सी बात है अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल ना करे, अदर देन फॉर हिज बिजनेस पर्पस। वैसे उसके अलावा तो और बचा ही क्या, या तो किराए पे चढ़ाएगा या खुद रहेगा। कुल मिलाकर असेसी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे लेट आउट नहीं दिखा सकता। देखो कैसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए अरे चल भाई, मिस्टर ए है और उनका अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस को इन्होंने प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराया हुआ, जीएसटी नंबर वगैरह सब ले रखा है अपने नाम पे, ठीक है, जीएसटी नंबर वगैरह सब ले रखा, अपना बिजनेस है। उन्होंने क्या करा हुआ है कि ये उनकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी है, ये उनकी अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। उन्होंने इसको लेट आउट करा, किसको? ओन बिजनेस को। समझ रहे हो? इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को खुद अपने बिजनेस को किराए पर दिखा दिया, वहां से 50,000 रुपए ये किराए के कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी बुक्स में, अपने बिजनेस की बुक्स में एंट्री करवा देते हैं कि भैया सीधी सी बात है यहां पर हमारा खर्चा हुआ, क्यों? रेंट दिया। रेंट किसको दिया? घुमा के खुद ही को दिया। ऐसे केस में ये जो 50,000 रुपए की इनकम मिस्टर ए ने जनरेट करी है, ये डिस्क्वालीफाई फॉर द हाउस प्रॉपर्टी है, ये नहीं माना जाएगा। कारण मैं बता देता हूं इसका क्यों। अभी पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो चोरों का घर कहा जाता है। मतलब इसमें अब तो काफी हद तक इसमें कई चीजें स्ट्रिक्ट हो गई, कई पैटर्न्स चेंज हो गए। अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी में बहुत टैक्स बच जाता है। मैं सीधा सीधा बताऊं तो बहुत टैक्स इसमें आपका सेव होता है अगर लेट आउट किसी का बिजनेस है तो। इस वाले केस में क्या होगा कि एक तो ये 50,000 रुपए का एक्सपेंस दिखाकर आपने अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट कम करा। नेट प्रॉफिट कम करा तो मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा सरकार को। दूसरा, ये 50,000 रुपए की इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी की खुद मिस्टर ए की ही जनरेट हुई है। अभी देखना आगे, हाउस प्रॉपर्टी में बहुत टैक्स बच जाता है। आप ये समझ लो, ये 50,000 रुपए अगर है ना, तो हो सकता है सारा का सारा ही एग्जम्प्ट हो जाए और किसी भी एक रुपए पर भी, सिंगल रुपए पर भी टैक्स ना देना पड़े। तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स बड़े प्यारे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बच जाता है। तो इसीलिए ये लोग ऐसी स्कीम बना सकते हैं, इसीलिए सरकार ने मना करा, हमारे लॉ ने मना करा कि नहीं, अगर असेसी अपनी प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे दे रहा है और वो उस प्रॉपर्टी में कुछ भी करे, वो खुद रहे, बिजनेस करे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी अपने ही आप को, अपने ही बिजनेस को किराए पे देकर आप खुद को ही रेंट दिखा रहे हो, दैट इज नॉट एलिजिबल, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारे 3 बहुत ही बेसिक से नियम होते हैं जो हमें हाउस प्रॉपर्टी के मालूम होने चाहिए। आइए रिपीट करिए मेरे साथ सेक्शन 21 में। सबसे पहला सर, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, बराबर। दूसरा, असेसी प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। ओके, अगर कोई
पहले किराए पे ले रहा है और फिर आगे किराए पे दे रहा है, तो कमाया तो उसने भी किराए पे ना, लेकिन वो ओनर नहीं है, इसलिए वो अदर सोर्स में जाएगा, तो ओनर होना जरूरी है। और तीसरा, असेसी जो ओनर है वो खुद अपना बिजनेस ना करे कोई उस प्रॉपर्टी में, किसी और को किराए पे दे रहा है, वो कुछ भी करे, खुद अपने बिजनेस को, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं दे सकता। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये केसेस हैं, आप सिंपल इनको पढ़िएगा, लेकिन मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी को प्रॉपर्टी, अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी किराए पर देते हो, ओके, किराए पर देते हो, और उन्हें किराए पर देने से आपके बिजनेस का फायदा है, समझ रहे हो? आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पर दी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट हो गई, लेकिन उनको हाउस किराए पर देना, उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन को लेट आउट करने से आपके बिजनेस का फायदा होता है, तो उस कंडीशन में वो जो इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी ने जनरेट करी है वो हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी पीजीबीपी की, बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एग्जांपल देख लीजिए, आपका बिजनेस था, ठीक है, आपने देखा आपके ऑफिस में कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर 5-6 जो मेन एम्प्लॉय ना वो लेट आ रहे हैं कई दिनों से, कभी टाइम पर जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, थके हारे आते हैं इतना बहुत दूर से। आपने बोला भी क्या बात है, क्यों इतना डेली बेसिस पर आप लेट हो रहे हो? तो उन्होंने बोला सर बहुत देर से आते हैं, 3-3 बस बदल के आना पड़ता है या मेट्रो बदल के आना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है। मतलब अच्छा, तो एक काम करो ना, आप लोग देखो ना, ये हमारा ऑफिस है और यहाँ ये मेरा घर है, इसी को किराए पे ले लो ना। आप अगर वहां पे रेंट पे रहते हो तो यहाँ रेंट पे रह लो, आप टाइम से ऑफिस एक्सेस कर पाओगे, आपके आने जाने का किराया बचेगा, 4 पैसे आप मुझे दे देना। आपने ऐसी मीठी मीठी बातें करके उनको दिलासा दे दिया पूरा का पूरा, और उन्हें किराए पर वो मकान उठा दे। देखो कितने चालू तुम, वहां तो उनसे काम करवा ही रहे थे, यहाँ पे भी किराया मतलब अपना मकान जो उठवा दिया किराए पे। खैर बहरहाल, आपने अपने एम्प्लॉयज को दिया, क्यों दिया? आपके बिजनेस का फायदा हो जाए, एम्प्लॉयज टाइम पे आ जाए। तो सीधी सी बात है, ऐसे में जो रेंट आप उस बिजनेस से जनरेट करोगे, हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट करोगे, माफ कीजिएगा, वो आपका पीजीबीपी की इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज को मान लीजिए आप किसी प्रकार का किराए पे देते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस इनकम। और अगर आप एंसिलरी यूनिट्स को, एंसिलरी यूनिट्स में सपोर्टिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो सब बिजनेस यूनिट, वो आपका सब बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है, नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी किराए पे जा रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, वो पीजीबीपी में आएगा। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, और इसके बाद कंपोजिट रेंट, इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको जो कंप्यूटेशन है वो समझा दूं। पहले हम एक तरह से कनेक्ट कर ले चीजों को कि हाउस प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होता है, फिर इन दोनों पॉइंट पर हम वापस आएंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा आ गया है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होगी। हम इतनी देर से बोले तो जा रहे हैं कि सर रेंटल इनकम 50,000 रुपए, रेंटल इनकम 20,000 रुपए महीना, ठीक है, लेकिन टैक्स कैसे लगेगा? तो ध्यान दीजिए, ये हमारा बेसिकली सिंपल सा 5 स्टेप का हमारा यहाँ पे ये हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट है। 5 लाइनें, 1 2 3 4, ये 4 मतलब एक साथ ही होते हैं डिडक्शन, और 5वां हमारी इनकम आ जाती है। क्लियर? एंड में इसमें मैं आपको बताऊं, आपको ये और ये, सिर्फ ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं या तो क्वेश्चन में गिवन होती हैं या ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ये नाम यहां पर लिखा हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ये इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए रेंटल वैल्यू। क्वेश्चन में बता रखा होगा ना, ये प्रॉपर्टी हर महीने या साल, मान लीजिए हमें तो साल के हिसाब से करना है, 1 साल में इतना रेंट जनरेट करती है, ये इसकी रेंटल इनकम है, बराबर, या ये इतना रेंट कमा सकती है, सकती वर्ड भी हम सीखेंगे। ठीक है, वो आप देखोगे, जज करोगे, एनालाइज करोगे, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को यहां पर लिख दोगे, ये इधर आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? उसके बाद क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स आपको दे रखे होंगे। ओके, म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपकी म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती है ना, बेसिकली जो अपने एरिया की म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो सीवर वगैरह, जो इंटरनल रोड्स होती हैं, बिजली कनेक्शन वगैरह, इन सबको मेंटेन करती है, उनका काम होता है, वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं। काम बहुत कम करती है, पर ठीक है, चलो जो भी है।
तो इनको हर साल हमें म्युनिसिपल टैक्स के रूप में छोटा सा बहुत मामूली सा अमाउंट देना पड़ता है। ज्यादातर ये कई बार गवर्नमेंट माफ कर देती है, बहुत मामूली सा होता है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, सीधी सी बात ये है कि ये क्वेश्चन में गिवन होगा एंड यस ऑब्वियसली उस आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद यहां पर आएगी नेट एनुअल वैल्यू। ये ऊपर ग्रॉस था, ये यहां पे नेट बन जाएगा म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद। उसके बाद यहां पर आपको दो डिडक्शंस देनी है अंडर सेक्शन 24। देखा डिडक्शन आ गया ना, अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन होती हैं, एक स्टैंडर्ड और एक इंटरेस्ट की। मैं स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहती है कि मान लीजिए, ये हटा देना यहां से, मान लीजिए आपका 100 रुपए का आया एनएवी का वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आपकी 100 रुपए आई, ओके। इसमें से सीधे सीधे 30 रुपए माइनस हो जाएंगे, सीधे सीधे 30%। मैंने बोला था ना रेंट हाउस प्रॉपर्टी में इनकम में टैक्स बहुत बचता है, क्योंकि इनकम कई सिंपल तरीके से बहुत कम हो जाती है। इस पे सीधा सीधा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को सैलरी वाले के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, वो अलग है ये अलग है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? 30%। अरे भैया 100 रुपए की इनकम है, सरकार ने बोला 100 रुपए पे टैक्स दीजिए, तो हर साल कोई ना कोई टाइल का खर्चा लेके पहुंच जा रहा है, कोई टोटी का खर्चा लेके पहुंच जा रहा है, कोई पेंट का खर्चा लेके पहुंच जा रहा है। वो कह रही जी आप सरकार, आप कह रहे हो 100 रुपए पे टैक्स दे दो, हमारा देखो, ये देखो इस साल टाइल का कितना खर्चा हुआ, इस पे 20 रुपए तो टाइल पे खर्च हो गए, 5 रुपए पेंट पे खर्च हो गए, ये देखो टोटी हमारी कोई चोरी करके ले गया, ठीक है, और उसके 10 रुपए हमारे खर्च हो गए। सरकार कह रही यार इन्होंने नाक में दम कर दिया, कभी कोई बिल लेके आ जा रहा है टोटी का, कोई कभी आ जा रहा है टाइल का खर्चा, कभी पेंट का, कभी नीचे फर्श टूट गया, हम तो परेशान हो जाएंगे। सरकार ने बोला इस तरह के कोई भी खर्चे नहीं माने जाएंगे। सर तो लोग कहेंगे यार खर्चा तो हुआ ना, ऐसे एक्सपेंसेस माइनस करते हो ना धंधे में भी, हमारे भी तो करवाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा हाथ जोड़ो, ये टाइलों के ये टोटी के बिल अपने पास रखो और 30% सीधा सीधा माइनस कर लो। हम ये मान लेंगे कि आपने 30% अपने हाउस प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट पे खर्च करा, और 30% भैया बहुत ज्यादा होता है, कोई कुछ ना करता, करवाता भी तो किराएदारों से करवाता है, तो बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर डिडक्शन यहां पे मिल जाता है। एक तो ये मदद मिलती है, दूसरा उस प्रॉपर्टी को लेकर अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन का आप इंटरेस्ट चुकाते हो, मतलब लोन चुका रहे हो तो साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा ना, उस इंटरेस्ट को यहां से माइनस कर दो, कर सकते हो, ये परमिशन यहां पे रहती है। और यस इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, मान लीजिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 रुपए आया, तो 60 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कही जाती है। इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हम नाम देते हैं। आगे बात समझ में, ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो दैट्स द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप जो हमें देना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स आपका ये गिवन होगा। तो कुल मिला के मैं दो चीजें निकालनी सीखनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और दूसरा हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यही है सेक्शन 23। 22 पढ़ लिया ना आपने, 22 कंप्लीट हो गया हमारा। यही है हमारा सेक्शन 23 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सेक्शन 23 के अंदर हम पूरा का पूरा सीखेंगे। ओके, इसके मैंने यहां पे कुछ केसेस बना के ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पे 6 केसेस मैंने आपको लिखा रखे हैं, लेकिन मैं आपको 4 केसेस में खत्म करा दूंगा, मतलब 4 केसेस में खत्म करा दूंगा, उसमें इनडायरेक्टली हम पढ़ेंगे 6 केसेस ही। तो आप समझने के बाद फिर अपना चाहे तो टेबल पढ़ लेना, लेकिन पहले मेरा पूरा का पूरा कंटेंट सुनिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन के जो 4 केस हैं वो कौन कौन से, एक पर नजर डालते हैं पहले उस पर, और हेडिंग वाइज आपको समझ आएगा। सबसे पहला जो हमारे सामने निकल के आता है वो है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, साथ साथ आप नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थ्रू आउट द ईयर। ओके जी, मतलब क्या हुआ कि भाई एक एसएससी है, ठीक है, मिस्टर ABC कुछ भी नाम मान लीजिए, उनकी हाउस प्रॉपर्टी है, पूरे साल भर किराए पे रहती है, कोई खाली नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो एक तो ये केस होगा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा जो थोड़ा डिस्कशन वाला बैठेगा हमारा वो है पार्टली लेट आउट, LO, ठीक है, और फिर है पार्टली वैकेंट। तीसरे वाला है पार्टली लेट आउट और पार्टली
सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इन दोनों केसेस को देखिए, ठीक है, पार्टली पार्टली वर्ड आ रहा है। ये है पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, ये है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब दोनों में फर्क क्या है? जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पे चढ़ाया, वो 12 महीने किराए पर रही, तो वो तो पहला केस हो गया, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए प्रॉपर्टी 12 महीने में से 8 महीने किराए पे रहती है और 4 महीने आपको कोई किराएदार नहीं मिला, वो खाली रही, उसे कहा जाएगा पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट। लेकिन पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या? 12 महीने में से 8 महीने किराए पर है और मान लीजिए 4 महीने आप खुद रहते हो। ओके, तो दोनों में फर्क क्या होगा? वैकेंसी का मतलब क्या है, वैकेंट का मतलब क्या? खाली, कोई नहीं रह रहा, ताला लगा हुआ भाई। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, मालिक खुद रहने लग गया। तो ऐसे भी केस ऑब्वियसली हमारे सामने आ सकता है। ओके, और लास्ट वाला हमारे सामने आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी, थ्रू आउट द ईयर। और ये जो लास्ट वाला है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द, इसको तो केस को ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपकी जो एनएवी है ना वो नील हो जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल भर किराए पर रहती है, तो जो फॉर्मेट आपने ऊपर बनवाया ना, उसमें तीसरे नंबर पे एनएवी आती है, उसे सीधा नील या जीरो भर दिया जाता है। ओके, चलिए वन बाय वन समझते हैं केसेस। चौथा तो आपने पहला चौथा आपने सबसे पहले कर लिया, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। आइए इसको पूरा का पूरा समझते हैं कि इसमें आपकी जो बेसिकली ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जो रेंटल वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो आइए सिंपल सी बात, सबसे पहला केस हमारा लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ओके जी, अब इसमें अगर हम ध्यान दें फटाफट से, बड़ी सिंपल सी चीज यहां पर देखो, पहले तो दो चीजें देख के चलना। आपकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी दिल्ली में मान लीजिए साउथ एक्स, वसंत विहार, वसंत कुंज, एक बड़े ही अच्छे एरिया में है। ओके, तो आप उसको किराए पे चढ़ाते हो, तो सरकार को कहोगे कि भाई हाँ, जो मेरा किराया होगा, जो रेंटल वैल्यू होगी, उस पर मैं किराया दूंगा। अब मान लो साउथ एक्स में आपने किसी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, आपने कितने में भी दिया, ठीक है, छोड़िए, कुछ काला कुछ सफेद है ना, धन आपने लिया। आपने सरकार को बोला कि जी मुझे किराया 10,000 रुपये महीना मिला। अब कोई आपकी बात यकीन करेगा क्या, ये बताइए। एक इतने रिहायशी, इतने पॉश एरिया में आप कहो सरकार को बताओ कि जी 10,000 रुपये महीने का मेरा किराया आ रहा है, तो हम आपको इस पे किराया टैक्स दे देंगे। सरकार कहेगी हम पागल है क्या, हमें कुछ पता नहीं है, हमें एस्टिमेशन नहीं है कि इस प्रॉपर्टी का रेंट कितना हो सकता है, कितना कमाया जा सकता है। तो यहां पर जब हम बेसिकली एनुअल वैल्यू निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, तो एक्चुअल में कितना मिला और कितना मिल सकता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। वो लड़ाई कैसे होगी, आइए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना रहा हूं, वो आपको फॉलो करके चलना है। एक है फेयर रेंट, ओके, और एक वैल्यू है म्युनिसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में ये दो चीजें हमें गिवन होंगी, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट बेसिकली जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, उन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह लीजिए, उनका एक अंदेशा होता है, उनकी एक एस्टिमेशन होती है कि ये प्रॉपर्टी इतना रेंट कमा सकती है। ओके, और जो म्युनिसिपल वैल्यू है माफ कीजिएगा, और जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो उस एरिया की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो एस्टिमेट करती है। तो भी अंदाजा चल रहा है, टैक्स वाले कह रहे, इनकम टैक्स वाले कह रहे इतना कमा सकता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी कह रही इतना कमा सकता है। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगी। इन दोनों में से आप हायर वैल्यू को कंसीडर करेंगे और यहां पे अपनी एक वैल्यू लिख लेंगे, इन दोनों में से जो हायर होगी। ओके, फिर इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। यह भी क्वेश्चन में गिवन होगा। इन दोनों में से आप लोअर वैल्यू को आगे ले जाओगे। ओके, यहां पे हायर वैल्यू आई थी, यहां पर लोअर वैल्यू आएगी। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो हमारी कंट्री का रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसके हिसाब से जो रेंट उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट, उसे स्टैंडर्ड रेंट कहा जाता है। अब यहां पर लोअर वैल्यू क्यों जाती है?
उसकी बहुत लंबी डिस्कशन है, तो हम फास्ट ट्रैक में इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली मेन क्लासेस में ये होता है, फिलहाल अभी आपको ये फॉर्मेट समझ के चलना है। तो इन दोनों में से हायर वैल्यू, इन दोनों में से लोअर वैल्यू। दोस्तों यहां पर जो ये वैल्यू निकल के आती है ना, ये होता है एक्सपेक्टेड रेंट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये अभी तक जो हमने कंप्यूटेशन करी, ये इस प्रॉपर्टी का अंदेशा था, इतना कमाया जा सकता है। ये किसका? टैक्स वालों का अंदेशा, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी का अंदेशा, ये रेंट कंट्रोल एक्ट का अंदेशा। ओके, और फाइनली द लास्ट स्टेप, हम एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ, हम एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें से जो हायर वैल्यू है वो आगे जाएगी और ये बन जाएगी उस प्रॉपर्टी की GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, ये सिंपल सा जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है। GAV आप आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट केस। सिंपल है। आइए, ये हो गया ना? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल साइड हूं इस वक्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला केस हमारा हुआ, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए देखो, ये वही चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट क्या होगा, तो वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। हाँ, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पहले। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आया। क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग 5 केसेस हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, वही सब दे रखा है। जयश्री ओन्स 5 हाउस इन चेन्नई, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। GAV हमें हर घर की कैलकुलेट करके निकालनी है। तो आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो फॉर्मेट देखो सर। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना होता है। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू ये रही, फेयर रेंट ये रहा। तो इसमें 90,000 रुपए मेरा हायर कंसिडर कर लिया, हायर आगे चला गया। ठीक है, चलो पहले वाला यहां कर ही देता हूं जैसे करा। सर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर? 80,000 रुपए है, 80 लिख रहा हूं मैं। ये 90,000 है। इसमें से हायर आगे चला गया। हाँ जी सर। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना होता है, वो दे ही नहीं रखा, नेग्लिजिबल है, तो ये 90 ही अपने आप आगे चला जाएगा। नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीरो मान लेंगे और सर जीरो से कंपेयर कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 90 आपका यहां पर आ गया। और फाइनली उसके बाद आप इसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हो। एक्चुअल रेंट है कितना? 72। इन दोनों में से हायर वैल्यू आगे जाती है 90। 90 इज आर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो पहले वाले का आंसर हमारा, सॉल्यूशन में डाला मैंने, 90 ही आ रहा है। आप इस फॉर्मेट से करके चलिएगा, आपको काफी राहत मिलेगी। ओके, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे केस पे आइए। दूसरे केस में सर वही सेम। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को आइए कंपेयर करते हैं। सर म्युनिसिपल वैल्यू है 55 और ये है 60। मैं इन दोनों में से 60 हायर वाले को आगे ले गया। मैंने फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करा। स्टैंडर्ड रेंट है 75। इन दोनों में से सर लोअर आगे गया 60। फिर मैंने इसको एक्चुअल रेंट जो कि 72 है उसके साथ कंपेयर करा। इन दोनों में से हायर वैल्यू आगे गई 72। तो 72 इज माई व्हाट? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस 2 हो गया। हाउस 3 पे आ जाइए। सर ये इसको हटा दो चाहे तो, ये आप तो डायरेक्टली कर सकते हो, यहां पे सो यहीं पे डिस्कस करें। सर हाउस 3 की बात करें, 3 पर हम आ गए। सर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों के दोनों सेम है 65, तो कोई भी आगे चला जाएगा 65। हमने उसे कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो स्टैंडर्ड रेंट सर 58 है, तो 65 58 अब लोअर आगे जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ER हो गया। और फाइनली फिर लास्ट स्टेप में हम स्टैंडर्ड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों में से जो ज्यादा होगा यानी कि 60 वो GAV हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप हाउस 4 और हाउस 3 भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सॉल्यूशन मैंने इसलिए दिया ताकि आप आराम से बाद में करके करना चाहें तो उसको करें। एक और क्वेश्चन देखिए। ये वैकेंट वाला तो नहीं आ गया? नहीं, वैकेंट वाला नहीं आया है। प्रॉपर्टी, फेयर रेंट, वैकेंट, अगले वाला क्वेश्चन है तो उसको हम सेकंड केस में करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अमर साहब है। अमर हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000। तो आइए साथ साथ लिख लो।
सर म्युनिसिपल वैल्यू ये बता रहे हैं 1,30,000 रुपए। अगले वाले केस में फेयर रेंट बता रहे हैं सर 1,10,000 रुपए। ओके, तो ये इन दोनों में से हायर वैल्यू आगे जाती है। हाँ जी सर, ये 130 हो गया। स्टैंडर्ड रेंट सर यहां पर हमारा 1,20 दे रखा है। इन दोनों को कंपेयर करा सर, लोअर वैल्यू आगे जाती है, तो ये जो 120 हमारा आया, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ये कौन हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। अब आगे बढ़े। अब आगे क्या है मुद्दा? यहां पे बोला गया है कि द प्रॉपर्टी लेट आउट एट अ रेंट ऑफ ₹11,000 पर मंथ। 11,000 पर मंथ, तो 11,000 रुपए को अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई करा तो 1,32,000, 1,32,000 हमारा पूरे साल का किराया आ जाता है। लेकिन इसने एक चीज बोली है, अनरियलाइज्ड रेंट वाज ₹1,100। 1,100 रुपए का रेंट हमें रिसीव नहीं हुआ। ओके दोस्तों, यहां पर ये जो हम एक्चुअल रेंट लेते हैं ना, एक्चुअल रेंट ये है जो कायदे से हमें मिलेगा। इट इज एक्चुअली एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब रिसीव्ड और रिसीवेबल अगर बोल रहे हो तो अनरियलाइज रेंट को इसका पार्ट नहीं बनाया जाता। तो इसीलिए जो 1,32,000 रुपए है उसमें से आपका 11,000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो कायदे से 1,21,000 रुपए हमारा अमाउंट AR का रहेगा। तो याद रखिएगा, अनरियलाइज रेंट है तो उसको एक्चुअल रेंट का हिस्सा नहीं बनाना है। बराबर। तो इन दोनों में से कौन हायर? 121 ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी मतलब GAV की वैल्यू हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी तो अभी आगे निकलेगा, GAV की वैल्यू हो जाएगी। ओके, 121 बराबर। तो ये पहला केस हमने कर लिया, न्यूमेरिकल कर लिया उसके। आइए सेकंड केस की तरफ दोस्तों हम मूव करते हैं। सेकंड केस कहां गया? हाँ, द सेकंड केस इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट। ठीक है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट। चलिए इसको भी करा जाए। केस 2, पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट। देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी वैकेंट है, अगर कोई प्रॉपर्टी वैकेंट है दोस्तों, तो ऑब्वियसली इस चीज पर बहुत बड़ी चीज निर्भर करेगी, बहुत बड़ी बात निर्भर करेगी कि कितने टाइम के लिए वैकेंट है। साल में 1 महीने के लिए वैकेंट है, ठीक है, आदमी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर मान लो 4 महीने के लिए वैकेंट है, 6 महीने के लिए वैकेंट है, 10 महीने के लिए वैकेंट है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आइए देखिए फटाफट से। इसमें दोस्तों मैं आपको 3 केस कराऊंगा। ओके, और इन तीन केसेस में आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट में कोई भी समस्या नहीं बनती है। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, लिख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड रेंट मैं एज्यूम्ड मान रहा हूं तीनों केसेस में 2-2 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट, ये कैलकुलेटेड हमने मान लिया। एक्सपेक्टेड रेंट समझ गए ना आप? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करके आ चुके हो। अब आपको लास्ट स्टेप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। तो अगेन हियर दिस इज ER एंड द अमाउंट इज ₹2 लाख। ये यहां पर आ जाता है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लो। हाँ, यहां पर सबसे पहले केस में हम आते हैं। देखिए, जो एक्चुअल रेंट है, जो एक्चुअल रेंट है वो प्रॉपर्टी का था 25,000 रुपए। कितना था? 25,000 रुपए पर मंथ। बराबर, 25,000 रुपए पर मंथ। जो वैकेंसी है वो थी मान लीजिए 2 महीने की। ठीक है, देयरफॉर एक्चुअल रेंट कितना निकल के आ गया? यार एक्चुअल वर्ड यहां यूज मत करो, यहां चलो खाली रेंट लिख लो। तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया सर? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए इंटू 10, और ये हो जाता है 2.5 लाख। अब जब आप AR को यहां पर कंपेयर कर रहे हो तो ER से AR साफ साफ ज्यादा है ना? देयरफॉर GAV इज इक्वल्स टू AR, यानी कि आपका 2.5 लाख रुपए। क्लियर जी, समझ आ गया? तो सर बिल्कुल सिंपल हो गया। हम वैसे भी ER और AR में से
जो ज्यादा होता था उसी को लेते थे। तो यहां पर भले ही 2 महीने आपका घर किराए पे नहीं था, वैकेंट था, उसके बावजूद भी AR ER से ज्यादा है तो GA भी वही होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। ओके, अगले 2 केसेस पर आइए, केस 1 और केस 2। इस पे इन दोनों पर ऐसे करके साइड में लिख लीजिएगा, नियत चेक होगी। अब यहां पर पता चलेगा इन दोनों केस में कौन कौन सा जो एसएससी था वो अच्छी नियत वाला था, एक अच्छे बिहेवियर वाला था। आइए आगे बढ़े। इस वाले केस में जो रेंट है वो है आपका 25,000 रुपए पर मंथ। सेम दोस्तों, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। वैकेंसी को मैं बढ़ाकर 5 महीने कर देता हूं, मान लीजिए। देयरफॉर जो AR है वो मेरा आ जाता है यहां पर कितना, 1,75,000 रुपए। ठीक है ना, मतलब 25K को आपने मल्टीप्लाई करा 7 मंथ से, सो इट इज ₹1,75,000। हेयर ER इज लेस देन AR, सॉरी उल्टा कर दिया, AR इज ग्रेटर, नहीं, ER इज ग्रेटर देन AR। तो सर सीधी सी बात है, हम हायर की तो वैल्यू ले रहे हैं। अभी नोट मत करना, जो मैं लिखूंगा अभी नोट मत करना, यहां तक कर लेना। अभी समझिए, ER इज ग्रेटर देन AR, सो तो जो GAV है वो ER हो जाना चाहिए, जो GAV है वो ER हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि हम हायर ही तो लेते हैं। हाँ देखो, रूल तो यही कहता है, लेकिन यहां पर मैंने बोला ना नियत चेक होगी। नियत कैसे चेक होगी? इस केस में जो AR है वो ER से कम रह गया। Why? ड्यू टू वैकेंसी। घर खाली रहने की वजह से कम रह गया। कैसे? नियत चेक कर लो। नियत ये एग्जाम में मत लिख देना नियत, मैं यहां पे नॉर्मली बता रहा हूं, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। ये ER इज ग्रेटर देन AR या AR इज लेस देन ER ड्यू टू वैकेंसी। नियत कैसे चेक होगी? अगर मैं 25,000 रुपए को पूरे साल भर के किराए पर देखूं तो 3 लाख रुपए किराया मिलता। तो ये जो भाई साहब थे ये तो पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे थे ना, कि हाँ मैं सरकार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाऊंगा, सरकार को टैक्स ज्यादा दूंगा। अब इनको 5 महीने किराएदार नहीं मिला तो ये बेचारे क्या करें? इनकी तो ये समस्या है ना, बेसिकली ये इस चीज से परेशान है। ओके, तो इस केस में जो ER है वो AR से ज्यादा है या AR कम है वैकेंसी की वजह से। तो इसमें हम इन भाई साहब को दोष नहीं ठहरा सकते, ये इनकी गलती नहीं है। तो क्योंकि वैकेंसी की वजह से है तो यहां पर भी GAV जो है वो AR ही होगा, और वो कितना होगा? 1,75,000 रुपए। इसमें एक चीज और समझो, मान लीजिए इस वाले केस में वैकेंसी 11 महीने की होती। अगर आप कह रहे हो कि सर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हायर है उसी पे टैक्स देना चाहिए, जरा अपने ऊपर देखो, सोचो, ये आपकी प्रॉपर्टी होती, 25,000 रुपए रेंट है, ठीक है, लेकिन 11 महीने किराएदार नहीं मिला, 1 महीने किराएदार मिला, तो सरकार कह रही है 2 लाख, आपके हाथ में आया सिर्फ 25,000। तो कायदे से कोई कहेगा कि मुझे मिला 25,000 है और मैं टैक्स 2 लाख पे दूंगा। आपकी नीयत ठीक थी यार, 25,000 रुपए कमाने की सोच रहे थे आप, अब साल का 3 लाख कमाते, सरकार की एस्टिमेशंस को पार करते, सरकार को टैक्स देते, यू आर अ गुड पर्सन, ये अच्छी नीयत है ना। तो ये केस क्या हुआ कि नहीं, ये वैकेंसी की वजह से कम रह गया, तो GAV हम फिर ठीक है भैया, जो तेरे को मिला है, जो तेरे हाथ में आया उसी पे हमें टैक्स दे दे। इसमें PER निकालना, बुक्स में अगर आप देखेंगे तो PER प्रपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं अभी उसको करा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका मेरे को लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नियत चेक हो गई, बात खत्म। आइए तीसरे केस पर आइए। तीसरे केस पे वही रेंट जो है और वैकेंसी जो है, वैकेंसी सेम ले लीजिए, चलिए 5 मंथ।
और रेंट है 20,000 रुपए महीना। कितना है? 20,000। 20,000 नहीं, इसको करो आप 15,000 रुपए महीना। 15,000 रुपए महीना। ओके, इस वाले केस में जो AR है वो आपका 15,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आया 75,000 रुपए। ये कितना आ गया? सॉरी, ये कितना आ गया हमारा? चल भाई, 75,000 रुपए। यहां पर हेयर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है AR से। सेम केस आ गया, सेम केस। लेकिन इस वाले केस में दोस्तों, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, ये वैकेंसी की वजह से नहीं हुआ। यहां पर जो ER है वो AR से वैकेंसी की वजह से कम नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर अगर मैं नियत चेक करूं दोस्तों, तो अगर मैं 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1,80,000 रुपए आ रहा है। भाई तेरी नियत ही ठीक नहीं थी, तूने जरूर कुछ गड़बड़ करी होगी। अगर ये प्रॉपर्टी तेरी साल भर किराए पर भी चढ़ जाती तो भी तू 1,80 कमा पाता, जो कि सरकार की एस्टिमेशन से कम है। तू कमाना ही नहीं जाना चाहता, तेरी नियत में ही नहीं है कमाना, तू जरूर कुछ घपला कर रहा होगा। तो सरकार कह रही है देखो, यहां पे आप ठीक ठाक प्लान करके चल रहे थे, आप हमें टैक्स देना चाह रहे थे, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हमने कुछ प्रॉब्लम नहीं करी आपके लिए। लेकिन यहां तो भाई तूने किराया ही इतना कम रखा हुआ है, तो उसमें वैकेंसी क्या करेगी? यहां तो वैकेंसी का रीजन ही नहीं है, क्योंकि पूरे साल भर का किराया तेरा 1,80 आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। इन दैट केस GAV जो है फिर वो हायर वैल्यू ही होगी, जो है आपकी 2 लाख। भले तेरे हाथ में 75,000 आए हो, सरकार कहेगी भाई इस बार हमारी गलती थोड़ी ना, इस बार तो तेरी खुद की गलती है, तो हम टैक्स पूरा का पूरा 2 लाख पे लगाएंगे। These 3 cases are the only 3 cases जो पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट की। ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों में आपको नियत चेक करनी है, 12 महीने का किराया निकाल के। बुक्स में प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट का भी कंसेप्ट दे रखा है, आप उससे भी कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से जल्दी समझाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहां पे उस चीज को अवॉइड कर रहा हूं। अदरवाइज ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी इंटरप्रिटेशन में ड्यू टू वैकेंसी, नॉट ड्यू टू वैकेंसी इसको मेंशन करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके जी, तो दूसरा केस भी हमारा हो गया। चलिए आइए इसके भी न्यूमेरिकल देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 अनरियलाइज्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है वैकेंसी इन टर्म्स ऑफ मंथ, तो वो आप आसानी से करेंगे। 5 में है, 5 वाला करेंगे फिर हम। चलो खैर पहले थर्ड तो करें। गगन जी है, गगन है, अब प्रॉपर्टी उनके पास है, म्युनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख है, फेयर रेंट 2 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट 210 है। तो 2.5, 2 और स्टैंडर्ड रेंट 210, तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ये साफ साफ पता चल गया। जो क्वेश्चन में अभी हम लेके चल रहे थे ना, कितना लेके चल रहे थे? 2 लाख, वो 210 आ गया। दोबारा से बता दूं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 2.5 लाख और 2 लाख में से कौन ज्यादा होगा? सर 2.5 लाख आके जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना? 210, यहां से लोअर आके जाएगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट 210 हो गया। अब आगे की दशा पढ़ते हैं क्या है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। हाउएवर टेनेंट ने इसको वैकेंट कर दिया 31/1/2022 को। ओके, अनरियलाइज रेंट इसका रहा 20,000 रुपए। 31/2022 को 23 कर लो, चलो मतलब जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, इसको आप कितना 24 करोगे आपके एग्जाम के हिसाब से, तो अब इसको अपडेट कर लेना चाहे तो। नहीं भी करोगे भी तो खैर खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, इसने 31 जनवरी को घर खाली कर दिया, तो वैकेंसी कितनी आ गई? 2 महीने की आ गई, बराबर। अब वैकेंसी तो अच्छा, मंथली रेंट कितना है सर? 20,000 रुपए का मंथली रेंट है। अनरियलाइज रेंट कितना है? वो 20,000 रुपए का है। 2 महीने खाली भी रहा और 1 महीने का भाई साहब किराया भी नहीं मिला हमें। इस कंडीशन में हम अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, सिंपल है। एक तो आपने एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया 2,40,000 नहीं 2,10,000, ठीक है। इसको प्रॉपरली कर लेना फॉर्मेट में, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। एक्चुअल रेंट की बात करें
तो 20,000 इंटू 10 और उसमें से 20,000 रुपए नहीं मिले। प्रेजेंटेशन पूरी दिखाना, ठीक है। पहले 10 महीने किराए पे रहा ना, तो 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए थे और फिर 20,000 रुपए और नहीं मिले, तो एक्चुअल रेंट आपका यहां पर कितना आ गया, 180 आ जाता है दोस्तों। अब इस केस में हेयर अब वैकेंसी दिख रही है, वैकेंसी पीरियड लिख लो। जो वैकेंसी है वो 2 महीने की है। इन दैट केस हेयर ER is less than, नहीं सॉरी, ER is greater than AR। ER कितना है सर, 210 है। AR कितना है सर, 180 है, तो ER ज्यादा हो गया। अब ये पता करना कि ये वैकेंसी की वजह से है या नहीं है, तो नियत चेक करोगे। तो नियत जरा चेक करके देख लो। अगर मैं 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2,40,000 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,40,000 रुपए। तो नियत तो ठीक थी भाई की नियत जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो चाह रहा था कमाना, बट 2 महीने की वैकेंसी अलग रह गई, 1 महीने का भाड़ा नहीं मिला। तो इसमें वैकेंसी जो है बेसिकली उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, रेंट की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई है। तो क्योंकि AR अब इसमें AR आपका कम रह गया है, दैट्स बिकॉज ड्यू टू वैकेंसी। सो GAV इज इक्वल्स टू AR एंड इक्वल्स टू 1,80,000। ये हम यहां पे लेंगे। तो पूरे साल भर का किराया बेसिकली आपको निकाल के चेक कर लेना है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तरीका है दोस्तों। ओके जी हमारा, ठीक है। वो जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है प्रॉपरली, चाहे तो यहां से लैंग्वेज देख लीजिएगा। ड्यू टू वैकेंसी की वजह से ऐसा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी नहीं है, सिर्फ अनरियलाइज रेंट वाला आपको सॉल्व करना होगा, बाकी सिंपल है। मैं ये वाला कराता हूं, इसमें वैकेंसी हमारी आ रही है। ओके, आइए ध्यान दीजिए। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। अब फॉलोइंग केसेस में हमारा जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट है। इन तीनों की मदद से ना पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के रख लेते हैं 6 के 6 केसेस में। तो 200 300 इन दोनों में से 300 आगे गया, 300 से कंपेयर करा तो 300 ही रह जाएगा। ये हमारा 300 आ गया। येलो इज एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। जो येलो है वो क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है। ओके, आगे बढ़े। आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हमारी 300 थी, फेयर रेंट था 600 आगे चला गया। स्टैंडर्ड रेंट अरे बाप रे सिर्फ 180, तो चलो 180 आ गया। फिर तीसरे वाले में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 400 थी, फेयर रेंट था 750 आगे गया। फिर हमने इसको कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वो कम है 280 आ गया, ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 500 थी, फेयर रेंट 180 था, तो हायर वैल्यू आगे गई यानी कि 500। फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करा, लोअर वैल्यू आगे जाएगी। यहां पर भी यही आ रहा है, अरे बाप रे हर केस में यही आ रहा है, आगे भी यही आएगा सारे केसेस में यही आ रहा है, स्टैंडर्ड रेंट आगे, ठीक है। 300 400 हाँ सब केसेस में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ही ER आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खैर बहरहाल सर अगले वाले केस में एक्चुअल रेंट पर एनम 600 रुपए दे रखा है, तो यहां पे मैं एक्चुअल रेंट लिख लेता हूं। एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ है, ओके। वैकेंसी दे रखी है हर महीने की, ठीक है। 300 हो गया। 600 रुपए अगर पूरे साल भर का किराया है तो 11 महीने का कितना रहेगा, 1 महीने खाली रहा ना, तो 11 महीने का कितना रहेगा। पहले वाले केस में आ रहा है 550, ओके। तो 550 पहले चलो सारा निकाल लो। 300 पूरे साल का है तो 9 महीने का कितना रहेगा, 675 है ना। 3 महीने का खाली था इसमें। पूरे साल भर का 300 है तो 10 महीने का कितना रहेगा, 250, ओके। पूरे साल भर का, हालांकि इस क्वेश्चन में काफी चीजें आसान हो जाएंगी हमारी। पूरे साल भर का 240 है तो 11 महीने का कितना हो जाएगा, 220। पूरे साल भर का 216 है तो 10 महीने का कितना हो जाएगा, 180। और 240 से सेम अभी निकाला था, 220 हो गया।
ओके डन, बढ़े आगे। अब यहां पर देखिए जीएवी मैं नीचे लिख देता हूं। पहले वाले केस में जहां पर एआर हायर है, जहां पर एआर हायर है उसमें तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। तो पहले वाले केस में 550, अगले वाले केस में 675, इस वाले के हाँ यहां पे कुछ गड़बड़ होगी, यहां पे कम है, यहां पे आगे वाले केसेस में कम है। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले दो केसेस सिंपल थे। अब तीसरे वाले केस में दोस्तों हाउस 3 में अगर हम देखें तो यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो गया एआर से, एआर क्या रह जाता है, कम रह जाता है। ठीक है, ड्यू टू वैकेंसी और नॉट ड्यू टू वैकेंसी, यहां पे लिख लेते हैं ड्यू टू वैकेंसी। यहां पे अप्लाई नहीं हुआ, यहां पे अप्लाई नहीं हुआ। एआर जो है वो एआर जो है वो ईआर से कम है, क्या वैकेंसी की वजह से है? यस यस। क्यों? अगर पूरे साल भर किराए पर रहता, पूरे साल भर किराए पर रहता तो 300 रुपए वो कमा लेता। पूरे साल भर अगर किराए पे रहता तो 300 रुपए कमा लेता, हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा। तो नियत ठीक थी, ये वैकेंसी की वजह से हुआ है। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा 250 रुपए है, यानी कि जो एआर है वो हमारा जीएवी होगी। ओके, अगले केस में आते हैं। ठीक है, करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। फास्ट ट्रैक है तो मैं यहां पर कंप्यूटेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी जल्दी लगे, बट प्लीज ये वाले फॉर्मेट जो बता रहा हूं इसी को फॉलो करें और आज के आज ही रिवाइज कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा एग्जाम तक, आज के आज ही रिवाइज कर लेना। अगले वाले केस में सर, अगले वाले केस में फिर से जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज्यादा है, एआर कम रह गया। क्या वैकेंसी की वजह से? अगेन यस यस, हां जी सर। कैसे पता चला आपको? पूरे साल भर के कमाता तो 240 कमा लेता, हमारे ईआर से भी ज्यादा। ओके, तो चलो फिर इसकी गलती नहीं है, नियत अच्छी थी। 220 पर ही टैक्स दे दे भाई, टैक्स दे दे मतलब जीएवी मान लेंगे, ईआर ही मान लिया। अगले वाले केस में फिर से एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, एआर हमारा कम रह गया। क्या वैकेंसी की वजह से? क्या वैकेंसी की वजह से? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वाले केस में अगर पूरे साल भर किराए पे रहता ना तो भी 216 ही कमा रहा था। तो भाई तेरा रेंट कम है, वैकेंसी इसमें रीजन नहीं है। ऐसे केस में मैं ईआर पे टैक्स लगाऊंगा जो कि हमारा हो जाता है 250 रुपए। कितना? हाँ 250, जो कि ईआर है। ठीक है, ये थोड़ा भाई खतरनाक सा हो गया। आप कहोगे सर ये कैसा 250 है, तो उसको मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, फाइनली लास्ट केस में सर दोबारा से एक्सपेक्टेड रेंट मेरा एआर से ज्यादा रह गया। हाँ हो गया, मतलब एआर कम रह गया। क्या वैकेंसी की वजह से? यहां पे थोड़ा जज करना सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहां पे सेम आ रहा है, यहां पे सेम आ रहा है, पूरे साल भर का किराया बिल्कुल एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर आ रहा है। तो इसे नियत अच्छी मानेंगे या बुरी मानेंगे? तो ठीक ही मानेंगे, सरकार की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कमा रहा था ना। तो ये यस केस है। हाँ, वैकेंसी की अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो भी मानेंगे कि हाँ इसकी नीयत सही थी। तो एट दैट केस हम 250 पर आपका टैक्स लगाएंगे। ओके डन। तो ये दोस्तों हमारी कंप्यूटेशन हुई। 6 अलग अलग केसेस हमने पढ़े, क्वेश्चन ऊपर करा, तो इनको रिवाइज करिएगा। मैं साइड हो जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं फटाफट से, और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके डन। चलिए, ये किसका केस है आपका? म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड 23 आफ्टर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर लेट आउट ट्रांसफर्ड एक्स टू वाई फेल टू रिकवर रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें थोड़ी रिलेशनशिप्स वगैरह चेंज हो रही हैं, तो मैं वापस आऊंगा इन पे। सेल्फ ऑक्यूपेशन आ गया, तो तीसरा केस और समझा दूं आपको, है ना। ठीक है, हमने अपने 2 केसेस में से, और माफ कीजिएगा 4 केसेस में से ये कर लिया, वो भी कर लिया, उसमें एनएवी नीली होता है। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इंटरेस्टिंग मतलब इसमें थोड़ा कंटेंट एज कंपेयर्ड ज्यादा है। आइए थर्ड केस पर हम आते हैं, केस 3। पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके जी, डन। इसके दोस्तों 2 केसेस हो सकते हैं।
एक होता है आपका टाइम पीरियड वाइज और एक है एरिया वाइज। टाइम पीरियड वाइज और एरिया वाइज। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। 12 जो मैं एग्जांपल में दे चुका हूं आपको ऑलरेडी कि 12 महीने का समय है। 12 महीने में से 8 महीने आपको किराएदार मिला, 8 महीने किराए पर रहा मकान, और 4 महीने मालिक खुद रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रहता है। ठीक है, सो इन दैट केस हम कंप्यूटेशन करेंगे। एरिया वाइज सीधी सी बात है, बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे, 3 में से 2 आपने लेट आउट कर दिए, ठीक है, और एक जो है एक में आप खुद रहते हो, तो क्या हुआ? एरिया वाइज 1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2/3 पोर्शन लेट आउट। इस तरीके से कंप्यूटेशन होगी। आइए ध्यान दीजिए, पीरियड वाइज में आपको कंप्यूटेशन कैसे करनी है। पीरियड वाइज में ईआर माफ कीजिएगा, आप फुल ईयर का लिखेंगे, पूरे साल का, भले ही प्रॉपर्टी 8 महीने के लिए किराए पे रही हो, बराबर 5 महीने के लिए किराए पे रही हो, 2 महीने के लिए किराए पे रही हो, 1 महीने के लिए किराए पे रही हो, आपको ईआर फुल ईयर का ही लेना है। जो एक्चुअल रेंट है वो क्वेश्चन में गिवन होगा मंथ के हिसाब से, तो आप नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। इन दोनों में से जो हायर होगा ना वो जीएवी हो जाएगा, जो हायर होगा वो जीएवी हो जाएगा। सो टाइम पीरियड वाइज अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड करना और लेट आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने 1 महीने के लिए भी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया तो पूरे साल के वैल्यू पर ईआर, क्योंकि ईआर ही ज्यादा होगा ना, फिर तो 1 महीने का किराया ईआर से थोड़ी ना ज्यादा हो जाएगा, पूरे साल की वैल्यू पे टैक्स देना पड़ता है। सो इट्स बेटर टू कीप प्रॉपर्टी वैकेंट, वैकेंसी में फिर किराया बचने के चांस रहते हैं नियत के बिहाफ पे। ओके, और मैं यहीं पर ही लिखा देता हूं दोस्तों। आगे चल के म्युनिसिपल टैक्स की कंप्यूटेशन देखेंगे, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन देखेंगे, जो फॉर्मेट में लिखाया था वो भी आपको फुल ईयर के ही लेने हैं, उनकी डिडक्शन फुल ईयर के अमाउंट की मिल जाती है, वो भी क्वेश्चन आप करोगे आगे क्लियर हो जाएगा। आइए ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ईआर पूरे साल का लेना है, ईआर जो गिवन होगा महीने के हिसाब से लेना है, दोनों में से जो हायर है वो जीएवी होगा। एरिया वाइज में आपकी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, एक है लेट आउट पोर्शन और एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, बराबर, ठीक है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसमें एनएवी सीधा नील लिख देना, जब उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे एनएवी सीधा नील हो जाएगी, वही चौथे केस वाला जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। सिमिलरली जब आप लेट आउट पोर्शन की बात करोगे, लेट आउट पोर्शन के लिए कैलकुलेट करोगे, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो लेट आउट पोर्शन का लेना। जैसे मैंने बोला ना भैया, एग्जांपल आपको दिया कि 3 फ्लोर थे, 2 आपने किराए पे चढ़ाए थे, तो मान लो पूरी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो भी है, जो भी कुछ आए, एक्सपेक्टेड रेंट पूरी प्रॉपर्टी का 6 लाख रुपए था, तो 6 लाख का आप क्या करोगे? 6 लाख का 2/3 करोगे, क्योंकि 2 फ्लोर किराए पे है ना, तो 6 लाख का 2/3 करेंगे, 4 लाख आ गया, 4 लाख आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। ओके, और एआर जो है वो तो गिवन होगा क्वेश्चन में कि ये वाला फ्लोर इतने किराए पे, ये वाला फ्लोर इतने किराए पे, निकालेंगे आप। इन दोनों में से जो हायर होगा वो नियम सिंपल है पहले की तरह, वो आपकी जीएवी, ठीक है। और सिमिलरली जो आगे चल के म्युनिसिपल टैक्स की आप कंप्यूटेशन करेंगे, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करेंगे, ये भी पूरी प्रॉपर्टी की नहीं करेंगे, ये लेट आउट पोर्शन वाले की ही करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन को उसकी डिडक्शन मिलेगी, लेट आउट पोर्शन को इसकी मिलेगी। इसमें क्लैरिटी अभी और आगे आपको मिल जाएगी। ओके, बराबर। तो ये तीसरा केस हुआ, इसके लिए मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। इस पे आप जरा स्क्रीनशॉट अपना लेना चाहें ले लीजिए। चलिए जी, फिर सफर को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा आपने नोट कर लिया, और क्वेश्चंस का दौर, सारे केस हमारे पूरे हुए। क्वेश्चंस के दौर पर जरा हम आते हैं, जो जो कवर हो पाए भैया, समय जितना उसमें जितना कंटेंट कवर हो पाए उतना बढ़िया। ये क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा हमने, सॉल्यूशन वैसे ऑलरेडी यहाँ पर है, बट यस करते हैं इसको भी। इसमें है कुछ मसाला, देयर आफ्टर लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, ये है तो सिंपल। इसमें 1 सेकंड करते हैं, इससे पहले अगर 7वां क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर मैं 6ठे पर आता हूँ, ठीक है। वो मैं सोच रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपेशन साथ साथ करवाऊँ, हाँ 7वां पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे।
श्रीमती राजलक्ष्मी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दियार चेन्नई। म्युनिसिपल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो 5 लाख रुपए है। फेयर रेंट 420 है और स्टैंडर्ड रेंट 480 है हमारा, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 480 हो जाएगा। ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 23 तक वो आपकी लेट आउट हो गई। देयर आफ्टर टेनेंट जो है उसने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी और राजलक्ष्मी जी ने वो अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल करी। रेंट नवंबर दिसंबर का रियलाइज नहीं हुआ, रेंट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज रेंट आपका रह गया। तो सीधी सी बात दोस्तों, यहां पर जो लेट आउट टाइम है वो हमारा आ रहा है, कब खाली करा? दिसंबर में, तो 9 महीने, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरेशन है वो रही 3 महीने की। दूसरा, पहले तो आपने ये पहचानना है कि सर ये पीरियड वाइज है कि टाइम वाइज है, सॉरी टाइम पीरियड वाइज है या एरिया वाइज है। तो टाइम पीरियड वाइज साफ साफ पता चल रहा है, एरिया के उसमें कोई बात ही नहीं हुई। तो हम जो एक्सपेक्टेड रेंट है सर वो तो हम लेते थे फुल ईयर का, भी हमने नोट बनाया, तो इट इज 480, इट इज व्हाट 480। और एक्सपेक्टेड रेंट तो जो हमें गिवन होगा वही लिया जाएगा सर, 50,000 रुपए इंटू 9 महीने। ठीक है, इंटू 9 महीने। लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि 2 महीने का जो रेंट है वो रिसीव नहीं हुआ, तो मतलब 1 लाख रुपए नहीं रिसीव हुआ होगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 350। और दोनों में से जो हायर हो जाता है सीधा सीधा वो हमारी जीएवी है, तो 480 ये हमारा आपका जीएवी आ जाएगा। सॉरी, यहां पे 480 आपका जीएवी आ जाएगा। क्लियर? ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे हमारा आता है नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना था। ठीक है। एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे, डिटेल्स रिलेटिंग टू विच आर एज फॉलो। म्युनिसिपल वैल्यू इतना, फेयर रेंट इतना, स्टैंडर्ड रेंट इतना। तो पहले एक्सपेक्टेड रेंट को निपटाते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, फेयर रेंट 180 है, तो 2 लाख आगे जाएगा। फिर इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो लोअर आगे जाएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो 2 लाख रुपए है ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। अब आगे की कहानी देखते हैं। कहा गया? हाँ, इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। 10,000 रुपए मंथली इसका रेंट था अप टू 15 अक्टूबर। उसके बाद फिर 12,000 रुपए महीना हो गया, तो महीने के बीच में आया है, तो यहां हमें मैथ्स का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी कंप्यूटेशन सोच समझ के करनी पड़ेगी। द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू वाई ऑन February 28। हाउएवर वाई फेल्ड टू रिकवर the rent for March 2024, find gross annual value of the property in the hand of X and Y। ठीक है जी, ये सिनेरियो हमारा यहां पे सामने आ गया है। तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी बीच में ट्रांसफर हुई। X ने Y को 28 फरवरी को ट्रांसफर कर दी, तो जो X है वो मालिक रहा 11 महीने के लिए। हम 11 महीने के लिए कंप्यूटेशन करेंगे, Y के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अभी Y को इग्नोर करते हैं, X पर पूरा फोकस अपना रखते हैं। तो कुल मिला के 2 लाख रुपए दोस्तों हमारी जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो हमारी यहां पर आ जाती है। अब यहां पर बात ये है, क्योंकि मैं अभी सारी कंप्यूटेशन एक्स के हिसाब से कर रहा हूं। एक्स ने प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए ऑक्यूपाई करी, तो 2 लाख रुपए जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया था ये 12 महीने का था, इसका 11/12 आप कर लेंगे। 2 लाख का 11/12 आप कर लेंगे। अरे सॉरी, गलत हो गया। 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 183 समथिंग ये आ रहा है। तो इन्होंने क्या करा, देखो, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू सबको 11/12 करा। पहले आप ऐसा ना भी करो, आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के उसका 11/12 कर लो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आ गया हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, जो 11 महीने के पीरियड का था। अब इसका निकालते हैं रेंट। तो रेंट भी सिंपल है। अगर मैं देखूं 10,000 रुपए किराया था 15 अक्टूबर तक, तो 10,000 रुपए किराया 6.5 महीने के लिए है ना, अप्रैल से 15 अक्टूबर तक, और फिर 12,000 रुपए किराया 4.5 महीने के लिए। ओके भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अक्टूबर आधा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 54,000 प्लस हमारा 65,000, तो 1,19,000 रुपए आ जाता है। यस, ये हमारा सॉल्व हो गया। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो हमारी आगे चली गई। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट हमारा यहां पर आ गया। एक्स का तो बहुत सिंपल था। वाई की बात करते हैं।
वाई बेचारा 1 महीने के लिए उसने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी, ठीक है। पहले तो 1 महीने का ईआर निकाल लो। इसका ईआर 1 महीने का कितना बनता है? 2 लाख, या तो 2 लाख में से माइनस ही कर दो, एक ही बात है। 183,333 16,667 ये आ रहा है, या 1/12 कर लेना, जो आपको ठीक लगे, ओके। अब यहां पर जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना है आपका? एक्चुअल रेंट, सॉरी एक्सपेक्टेड तो निकाल दे, एक्चुअल रेंट सर वो तो 0 है। वो कितना है? 0 है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट आपका 0 है। क्यों 0 है सर? वैकेंट, वो रिकवर ही नहीं कर पाया ना, वो फेल हो गया, वो मार्च का किराया नहीं निकलवा पाया। अच्छा, ओहो, ये तो एआर ईआर से कम रह गया। क्या ये वैकेंसी की वजह से रहा? क्या नियत चेक होगी? वाई की इमीडिएटली नियत चेक होगी। अभी घर मिला और अभी नियत चेक कर रहे हैं। सर ये अगर ये किराए पर चढ़ा भी रहता ना तो भी 12,000 रुपए ही कवर कर पाता। अगर वाई मार्च का किराया कवर भी कर लेता तो भी उस केस में 12,000 ही कवर कर पाता। मतलब नियत ठीक नहीं है, किराया इसने बहुत कम रखा हुआ है। तो इस केस में ये नॉट ड्यू टू वैकेंसी है, नॉट ड्यू टू वैकेंसी। और इस कंडीशन में फिर हमारा 16,000 रुपए जो हमने ईआर निकाला है वही टैक्सेबल वैल्यू होगा। ओके जी, डन। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन हमने करा। आगे फिर ये कुछ क्वेश्चंस आप मैंने सॉल्यूशन के साथ डाले हैं। डीम टू बी लेट आउट का भी मैंने क्वेश्चन जो है दोस्तों वो डाला है। डीम टू बी लेट आउट बेसिकली जब हाउस प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा हो और सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तब ये लॉ लगता है। दिस रिक्वायर्ड्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो इसके मैंने सॉल्यूशन पूरा डाल दिया, आपको समय इसके लिए देना होगा क्योंकि मैं बेसिकली चाहता हूं कि आज की क्लास खत्म होने से पहले एटलीस्ट आपको जो मेन कंटेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट वाला वो कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो हम उस पॉइंट पर मूव कर रहे हैं आगे। हाँ, ये म्युनिसिपल टैक्स, इसके बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, माइनस करते हैं उसको फॉर्मेट में। हाँ, याद रखिएगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, इतना बड़ा बड़ा लिख लीजिए, जितना पेड होगा माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है। पेड वर्ड याद रखिएगा, जितना पेड होगा उतना माइनस होगा, चाहे कोई भी करे, मालिक खुद करे, किसी और से करवाए, कैसे भी करवाए। नहीं सॉरी, अगर खुद करता है, टेनेंट से अगर पे करवा रहा है, यहां पे इतना कर दीजिए खुद करे। खुद मतलब असेसी, वो माइनस होता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल चलो दे ही देता हूं फटाफट से। मेरे प्रॉपर्टी का, मेरी प्रॉपर्टी है, उसका म्युनिसिपल टैक्स जो है साल का मान लीजिए 10,000 रुपए है। मैंने पिछले 4 साल से नहीं भरा, 4 साल से अपना म्युनिसिपल टैक्स नहीं भरा। मैंने क्या करा, इस साल सारा भर दिया। इस साल का भी भरा 10,000 और पिछले 4 साल का भी भर दिया 10,000, मतलब टोटल 40,000 रुपए। तो टोटल मैंने कितना पे करा? 50,000। पूरे 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। पूरे 50,000 मैं अपनी सैलरी में, सॉरी कह रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में माइनस कर सकता हूं पूरा का पूरा 50,000 जितना पे करोगे। दूसरा एग्जांपल 10,000 रुपए था, ओके। मैंने बोला 5,000 मैं अपनी जेब से भर देता हूं, 5,000 मैंने टेनेंट को बोल दिया कि तू भरेगा। तो मैंने कितना भरा? 5,000, उतने की डिडक्शन मिल जाएगी। जो मैं खुद भरूंगा अपनी जेब से, जितना भी भरूंगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। यह चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेट एनुअल वैल्यू हम जानते हैं, म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पे करे। अब आ जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शंस हमारी दोस्तों सिलेबस में 2 हैं, सीधी सी बात है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 30% ऑफ एनएवी। जो भी एनएवी आएगा उसका 30% माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में ग्राउंड रेंट दे रखा है, लैंड रेवेन्यू एक्सपेंस दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, वो सब इग्नोर करना होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उन सभी एक्सपेंसेस के बदले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो दी जाती है। हाँ, किसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जब हम एनएवी सीधा निल लिख देते हैं तो सीधी सी बात है, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का 30% ऑब्वियसली कुछ होगा ही नहीं, वो भी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सबके फीचर्स प्रॉपरली मैंने मेंशन करे हुए हैं, प्री वगैरह सिंपल से। मैं आपको इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऊपर चल भाई, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर जाने से पहले, ये नोट्स के लिए मैंने जगह छोड़ी, आप चाहे तो नोट कर लेना। मैं आपका यहां पे एग्जाम्पल सिंपल बता रहा हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। ओके, सबसे पहला
लोन फॉर प्रॉपर्टी आपने बाय करा हुआ है, ठीक है, बाय नहीं मतलब लिया हुआ है, प्रॉपर्टी जो आपकी उसके लिए आपने लोन ले रखा है, किसके लिए, परचेस के लिए, उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, एंड R5 के लिए, ठीक है। व्हाट इज R5? आपने प्रॉपर्टी को रिन्यू करा, आपने प्रॉपर्टी को रिपेयर करा, उसको रिनोवेट करा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करा, या पहले कोई लोन ले रखा था उसको रीपे करने के लिए, फर्दर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, बट दैट लोन इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। किसी भी चीज के लिए आपने लोन ले रखा है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन फॉर 23-24 जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा, उसी के लिए बता रहा हूं डायरेक्टली, कुछ नहीं, वो यही फॉर्मूला है। जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा रेट अपॉन 100, दैट्स इट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहां पे करा देता हूं। मिस्टर ए टुक अ लोन on 1/7/2017 for purchase of house property for rupees 50 lakh at the rate of 9%, ठीक है, 9% मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली। ओके, फाइंड इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर ईयर 23-24 जो आपका ईयर है, ये बताया गया। अच्छा, यहां पे बता दिया होल लोन इज आउटस्टैंडिंग। हालांकि रियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, सीधी सी बात है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, हम हर साल कुछ ना कुछ प्रिंसिपल चुकाते हैं, लेकिन यहां पे बोला कि पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करोगे, 23-24 के लिए इस साल पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, तो आपने इस साल का पूरा इंटरेस्ट चुकाया, नहीं भी चुकाया, ड्यू बेसिस पर भी डिडक्शन मिलती है। तो कितना हो गया आपका 50 लाख रुपए का आप निकालोगे 9%, तो इस साल की आपकी 4.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। 4.5 लाख रुपए की आपको जो डिडक्शन है इंटरेस्ट की, आपके टेबल में मिल जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम वाले टेबल में। बराबर, सिंपल सा केस। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए। मान लीजिए ये लिखा होता कि 50% लोन इज पेड, कह देता 50% लोन इज पेड, तो आप क्या करते, फिर 25 पे निकाल लेते, 25 लाख पर निकाल देते। मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह देता दैट होल लोन इज पेड ऑन 31 दिसंबर को साल में पूरा का पूरा लोन पे कर दिया, तो उस केस में कुछ नहीं करना, 50 लाख इंटू आपका जो ये 9% निकाला, 9% एक्चुअली, उसको इंटू 9/12 और कर देंगे, क्योंकि फिर पूरे साल का ब्याज नहीं लगेगा ना, दिसंबर तक का लगेगा, अप्रैल से दिसंबर तक। तो ये मैथ्स आपको थोड़ी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी। नियम ये है, दैट इज फॉर परचेज एंड R5। कई बारी क्वेश्चन में इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन होता है, तब तो निकालना ही नहीं है, तब तो सीधा वैल्यू पुट करनी है। निकालना है तो ऐसे करना है। अब मैं आ जाता हूं, अगर लोन जो है सेकंड केस आपका, बेसिकली लोन फॉर प्रॉपर्टी, और उसका पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन। बराबर। देखो, परचेज वाले केस में या अदर केस में तो सिंपल सी बात कही, परचेज से कंपेयर करके चलते हैं। परचेज में तो जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को परचेज करा, ओके, आपका इंटरेस्ट चालू हो गया और प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, उसी दिन से प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल आपका है, और उस दिन से आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड करना चाहते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो, उसे किराए पे चढ़ाना चाहते हो, किराए पे चढ़ा लो, दैट्स ऑल योर चॉइस, वो आपकी मर्जी है पूरी की पूरी। अगर मैं बात करूं लोन फॉर प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन वाला जो केस है, बेसिकली अगर मैं देखूं, ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने आज एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, या मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, ओके, मैंने उस पर घर बनाने के लिए लोन ले लिया। जब मैंने लोन लिया, आज से मेरा उसके ऊपर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी बन रही है ना, प्रॉपर्टी तो अभी पूरी की पूरी बन रही है।
अब ऐसे में समस्या यह है, प्रॉपर्टी बनी नहीं अभी, प्रॉपर्टी तैयार नहीं हुई अभी, और इंटरेस्ट चालू हो गया। अब प्रॉपर्टी तैयार होते होते मैंने जो इंटरेस्ट चुकाया है, क्या सरकार उसके बारे में भी कुछ सोच रही है क्या? क्या उसके बारे में भी सरकार कुछ सोच रही है क्या? क्या उसकी डिडक्शन मुझे मिलेगी क्या? अभी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, कैसे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी? तो देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से। मैं अगेन एक क्वेश्चन बना रहा हूं ऊपर वाले की तरह। मिस्टर ए टुक अ लोन ऑफ रुपीज 50 लाख, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% ऑन 1 जुलाई 2018। इस डेट को उन्होंने अपना, सीधी सी बात है, एक लोन जो है वो लिया, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस में आपको करा रहा हूं। ओके, डन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन, इसको मान लेते हैं 22 फरवरी 2021 को ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, होल लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फाइंड डिडक्शन फॉर आपके वाला ईयर, जिसका क्वेश्चन आएगा 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिए। फटाफट से यहां पे लिखेंगे डेट ऑफ लोन, DOL, डेट ऑफ लोन। सर वो है 1/7/2018, ओके। और उसके बाद आप लिखेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन आपने बेसिकली अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर लिया, वो है 22 फरवरी 2021, बराबर जी, ये आ गया। ओके, एक चीज और बता दूं, देखिए, लोन आपने किस डेट को लिया, 1/7/2018 को। किसके लिए लिया? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे। आपने कंस्ट्रक्शन इसी दिन से स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये आपका यहां पर आ गया। लेकिन अगर मान लो आप कंस्ट्रक्शन उसके कुछ समय बाद स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2019 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, लेट करी काफी, तो उस केस में फिर यहां 1 जनवरी लिखा जाएगा। मतलब जो भी लेटर डेट होती है ना, वो आएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पहले से शुरू हो रखी थी, आपने लोन बाद में लिया तो लोन की डेट आ गई, लेकिन लोन ले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू कर रहे हो, बाद वाली डेट आएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो ड्यूरेशन है ना, इसे कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब घर तैयार होने से पहले का समय। इस डेट, लोन से लेकर जिस डेट तक आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है, इसे बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस दौरान आपने घर बनाया। अब इस दौरान आपने जब घर बनाया, आपका घर बनकर अभी तैयार नहीं है, आप उसे लेट आउट नहीं कर सकते, उसमें ना खुद रह सकते, क्योंकि अभी तो बन रहा है ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन तो चालू हो चुका है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपकी सरकार से बस यही गुहार है, गुजारिश है कि यार, हमने जो इस समय पर भी हमारे पास घर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ब्याज का बोझ सहा है, उसका कुछ कीजिए। जो बाद में लोन है, जो बना रहेगा, घर हमारे पास आ जाएगा, तो हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो तो हम चुका ही देंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है। इस वाले का हम क्या करें? सरकार कहती है हम डिडक्शन देंगे। कैसे देंगे, आइए ध्यान दीजिए। ये आपका पीरियड था, ये आपका पीरियड था। एक छोटा सा काम करेंगे, क्योंकि हम यहां पे अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, हम टैक्स पढ़ रहे हैं। टैक्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं सिरदर्दी नहीं चाहिए, हम एक सॉर्टेड सा, सिंपल सा तरीका, फॉर्मेट फॉलो करके चलेंगे। वो क्या? वो कह रहे हैं जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन की डेट होगी उसे कैंसिल कर देना, और उससे पहले वाली 31 मार्च ले लेना, उससे पहले वाली 31 मार्च।
अगर ये 31 मार्च 2021 होता ना तो भी काट के उससे पहले वाली 31 मार्च ले लीजिए। ओके, और जरा मुझे टाइम बता दीजिए कितना हुआ, ये कितना समय टाइम हुआ। तो 1 जुलाई से अगर मैं काउंट करता हूं यहां तक 21 महीने आ रहा है, 21 मंथ्स। ठीक है, ये इस डेट में लिख लेना 19-20। एक तरह से 19-20 में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। अच्छा, इस 21 महीने के दौरान ये डेट कैंसिल हो गई, इससे पहले वाली 31 मार्च आ गई, तो ये कितना ड्यूरेशन हो गया, 31 महीने। मैं दोबारा काउंट कर लूं, सही कर रहा हूं ना, हाँ 21 महीने आ गया, 21। इस दौरान आपने कितना इंटरेस्ट पे करा होगा जरा बता दो। लोन कितना था, 50 लाख। समय कितना था, तो सॉरी रेट कितना था सर, 9%। और समय कितना है, 21 महीने, 21/12। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 लाख तो आ ही रहा था हमारा पूरे साल भर का, और इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है 787,500। तो जब आपका घर तैयार हो रहा था, जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, जब आपके पास घर नहीं था, ना आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते, ना आप लेट आउट कर सकते, उस दौरान भी आपने 7,87,500 7,87,500 का इंटरेस्ट दिया। सरकार कहती है हम हाउसिंग को प्रमोट करते हैं, आप परेशान मत होइए, जब बाद में आपने घर तैयार कर लिया है ना, हम इसकी डिडक्शन आपको देंगे, आपकी हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स बचवाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह आता है कि सर हमने कंस्ट्रक्शन तो इस ईयर में कंप्लीट कर ली थी, 19-20 में, रूल्स के हिसाब से हुई, वैसे वो बाद में है, लेकिन रूल्स के हिसाब से 19-20 में खत्म कर ली थी। इसका मतलब 20-21 से प्रॉपर्टी हमारे पास है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो मैं इस अमाउंट की डिडक्शन कब लूंगा? क्या मैं 21-22 में ले लूंगा? सरकार ने कहा एकदम से नहीं देंगे, इसकी डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। सबसे पहली मिलेगी इससे अगले वाला साल 21-22 में, फिर मिलेगी 22-23 में, फिर मिलेगी 23-24 में, फिर मिलेगी 24-25 में, और फिर मिलेगी 25-26 में। हर साल आप इक्वल अमाउंट की 5 इंस्टॉलमेंट हो गई ना, डिवाइडेड बाय 5, हर साल 157,500 की डिडक्शन क्लेम कर लेना। और ध्यान से सुनिए, आप कौन से ईयर की कंप्यूटेशन कर रहे हो, 23-24 की? 23-24 क्या इस 5 साल के ड्यूरेशन में आ रहा है? हां जी सर आ रहा है, तो हम प्री कंस्ट्रक्शन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, जब आप फॉर्मेट बना रहे होगे, आपने यहां पे एनएवी लिखा, एनएवी कुछ भी आ रहा होगा, फिर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखी, वो भी कुछ भी आ रही होगी। अब यहां पर जब आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, तो इसमें आप लिखेंगे प्री कितना है, 157,500, ये आपने यहां से निकाला। प्री की कंप्यूटर, पोस्ट तो सिंपल है, पोस्ट तो सीधा सीधा, पोस्ट तो इस साल अभी भी सर पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, कितना, 50 लाख का, तो इस साल का तो पूरा ब्याज गया ही होगा ना, 4.5 लाख रुपए, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन वो समय जब घर नहीं था और आपने ब्याज चुकाया, यानी कि आपका 7,87,500 सरकार कहती है उसकी भी मिल जाएगी। बस जिस साल आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी है, उससे आने वाले अगले 5 साल तक हर साल आप जो भी आपकी आ रही है 157,500 उसकी डिडक्शन ले लेना। तो जब इस घर ने 21-22 में अपनी इनकम भरी होगी तो डिडक्शन दिखाई होगी 157 की, 22-23 में भी दिखाई होगी। आपको कंप्यूटेशन कौन से साल की करनी है? सर हमें 23-24 की करनी है, तो आप डिडक्शन दिखाओगे। ओके, दैट्स द रूल, जो आपको सिंपल सा ये याद रखना है। इज दैट क्लियर, यस और नो? आप इसकी अगेन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, मैं साइड हूं बिल्कुल अभी भी। डन, चलो आगे बढ़ें। तो दैट्स द रूल फॉर इंटरेस्ट डिडक्शन, ये आपको अच्छे तरीके से दोस्तों मालूम होना चाहिए। हम कहाँ हैं, टू हाउस प्रॉपर्टी, हाँ उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा तो 157,500 था, इसमें 4.5 लाख,
इसमें 6,07,000 रुपए की टोटल डिडक्शन आ गई थी, जो हमने कर लिया, जो कंप्लीट कर लिया। तो सर 6,07,500 डिडक्शन दिखाएंगे, क्लेम करेंगे, एनएवी जो भी आ रही होगी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट जो है माइनस करेंगे। इसलिए मैंने हाउस प्रॉपर्टी को चोरों का घर बोला था कि अब खुद सोचो ना, जैसे इसी वाले क्वेश्चन की बात कर लो, अगर हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख का लोन है, कितनी ही बड़ी प्रॉपर्टी आ गई होगी, उस प्रॉपर्टी का किराया अगर 1 लाख रुपए भी आ रहा होगा, ये वाला केस, चलो इसको थोड़ा सा एक वो दे देते हैं, प्रैक्टिकल लूप दे देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मान लो इस वाले क्वेश्चन में 1 लाख रुपए रेंट था महीने का, तो 12 लाख रुपए जीएवी आ गया, है ना। मान लो म्युनिसिपल टैक्स पे भी नहीं करे, तो एनएवी कितना हो गया सर? एनएवी हो गया हमारा 12 लाख रुपए, है ना, 12 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 12 लाख का 30% कितना हो गया? 36 लाख, 36 लाख नहीं, 3.6 लाख, 3.6 लाख। और ये दोनों डिडक्शन कितने निकाली आपने? 6,07,000 रुपए, 6,07,500। तो सोचो, खुद देखो, 6,07,500 और 3,60,000 की डिडक्शन, उसको आपने 12 लाख में से माइनस कर दिया। दोस्तों 2.5 लाख भी नहीं आ रहा। देखो, किसी का रेंट आ रहा है, सोचिए 1 लाख रुपए महीने का, ठीक है, 12 लाख रुपए उसकी रेंटल वैल्यू हो रही है। लेकिन जब हम उसका एक इसी को एग्जांपल को लेके, इसी केस को लेके कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो मतलब 2,32,000 रुपए 500 ये टैक्सेबल इनकम आ रही है। इसलिए मैं चोरों का घर कहता हूं कि यहाँ पे बहुत आसानी से, चोरों का घर मतलब कह लीजिए, टैक्स प्लानिंग कह लीजिए, आसानी से काफी ज्यादा टैक्स जो है यहाँ पे बचाया जा सकता है। और जो टैक्स बचाने का सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो डिडक्शंस का ही होता है। एक तो 30% खर्चे की डिडक्शन मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लोन ले रखा है, लोन से प्रॉपर्टी क्रिएट करी हुई है, किराया आ रहा है, ठीक है, कैश फ्लो बढ़ रहे हैं, और इंटरेस्ट से डिडक्शन क्लेम करके आप अपनी एसेट वैल्यू जो है वो बढ़ाए जा रहे हो। तो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन चीजों को मैनेज करके काफी अच्छी तरह से लोग ग्रो करते हैं। बहरहाल मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये, आपने यहां पे 6 लाख की डिडक्शन ले ली खुशी खुशी, लेकिन अगर इंटरेस्ट आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आ रहा है, तो फिर लिमिट है कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना टैक्स, जितना चाहे उतनी डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे नॉट अलाउड, समझ गए? नहीं ले सकते। ओके, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब है तो है, वो लिमिट है 2 लाख रुपए। मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता ना, तो इंटरेस्ट की डिडक्शंस मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिल सकती थी, इससे ज्यादा नहीं मिलती। ये चीज याद रखिएगा। सर मेरे मन में एक दुविधा है, आप कह रहे हो कि मान लो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, मेरी इंटरेस्ट 6 लाख रुपए आया, बराबर, कितना? 6 लाख रुपए आया, और आप कह रहे हो कि 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी नील हो जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील हो जाएगी, और 6 लाख के बदले मैं अगर यहां पे 2 लाख रुपए की डिडक्शन भी दिखाता हूं, तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो माइनस में आएगी ना। और माइनस की इनकम जो है, उस पर तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो भले ही मना कर दो, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों फर्क ये पड़ता है, आगे चल के ना 2 चीजें हम पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा आएगा। एक तो आएगा सेट ऑफ, और एक होता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चलो सेट ऑफ भूल जाओ फिलहाल के लिए, सेट ऑफ भूल जाओ, कैरी फॉरवर्ड याद रखो। ये प्रॉपर्टी इस साल सेल्फ ऑक्यूपाइड थी आपकी, मान लो अगले साल आप किराए पे चढ़ा देते हो, ठीक है, अगले साल आपने किराए पे चढ़ाई और आपकी यहां पर इनकम आ गई 5 लाख रुपए प्लस में 5 लाख रुपए आ गई। यहां पे कितनी? माइनस में 2 लाख। रूल ये होता है कि अगर किसी साल हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है ना, तो उसे आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो 2 लाख रुपए यहां पे एडजस्ट होके इस साल की इनकम कितनी हो गई? 3 लाख, बराबर, कितनी होगी? 3 लाख। 10 लाख होती तो कितनी हो जाती? 8 लाख। अब सोचो अगर सरकार यहां पे 6 लाख रुपए माइनस करने की परमिशन दे देती, आपको अगले साल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसीलिए गवर्नमेंट ने लिमिट बांधी है कि नहीं, इनको खिसका के वापस 2 लाख पे लेके आओ, वरना आने वाले ईयर्स में अगर इनकी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी तो हमारा बहुत टैक्स लॉस हो सकता है। तो कारण ये है कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम नहीं मतलब सरकार जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड पर अपना जो डिडक्शन है वो लिमिट रोकती है। खैर इसके कुछ थोड़े रूल्स है, जरा वो लिख लीजिए।
अगर प्रॉपर्टी, अगर लोन आपका दोस्तों 1/4/1999 के बाद का है, अगर लोन इस डेट या इसके बाद का है, ठीक है, याद रखिएगा, और लोन लिया है आपने परचेस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लिमिट 2 लाख रुपए की है, तो लिमिट 2 लाख रुपए की है, ठीक है। हालांकि इसके लिए तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक तो प्रॉपर्टी 5 साल में बन के तैयार हो जानी चाहिए, और आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है बैंक का कि भाई हाँ हमने इतना इंटरेस्ट इस साल पे करा, सबूत देने पड़ते हैं बेसिकली, और प्रॉपर्टी जब बनाई होगी आपने 5 साल में बनके तैयार हो जानी चाहिए, ओके। और दूसरा R5 रिपेयर रिन्यूअल वगैरह के लिए है, उसकी लिमिट दोस्तों 30,000 रुपए है। वो 2 लाख की लिमिट भी कंस्ट्रक्शन और परचेस की है, अगर रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया है तो उसकी लिमिट सिर्फ 30,000 रुपए। और अगर किसी ने दोनों के लिए लोन ले रखा है तो भी दोनों की कंबाइंड लिमिट, तब दोनों की कंबाइंड लिमिट 2,30,000 नहीं है, 2 लाख ही है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड और अगर इससे बिफोर है दोस्तों, इससे पहले का लोन है ना अगर इस वाली डेट से, तो सीधा याद रखना लिमिट 30,000 रुपए ही है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 2 लाख का आता है, अगर आता है तो 30,000 के चांसेस कम है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए ओवरऑल लिमिट का कहानी, बराबर दोस्तों। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। समय हमें ध्यान रखना है, समय के हिसाब से हमें मुझे आपका कंटेंट पूरा कवर कराना है। क्वेश्चन जो था उसको होमवर्क में करिएगा, आंसर लिखिएगा। मेरे को रेजिडेंशियल वाले जो आंसर्स है वो तो मिले, बच्चों ने सॉल्व करके भेजे। सैलरी में मैंने 1-2 पॉइंट आपको दिए, वो आपने नहीं करके भेजे हैं, कम बच्चों ने भेजे हैं, बाकी सॉल्व करा करो यार दोस्तों। साथ साथ आप कंटेंट को तैयार करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे तो मजा आएगा, चीज अच्छे तरीके से क्लियर होगी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं अपना। रियलाइज रेंट एंड एरियर ऑफ द रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, ओके व्हाटएवर, कुछ भी। देखो ऊपर हमने अनरियलाइज रेंट को माइनस करा था ना AR से, किया था कि नहीं करा था? हाँ जी सर, कि अगर कोई रेंट रिकवर नहीं हो पाता तो सरकार कहती है नहीं, लोगों पे दबाव नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या करते थे, AR से माइनस कर देते थे और फिर उसकी कंप्यूटेशन होती थी। ये सरकार का जेस्चर था, अच्छा ठीक है। लेकिन मान लीजिए भविष्य में वो रेंट रिकवर हो जाए, कोई एरियर था रेंट का या अनरियलाइज रेंट था, दोनों में क्या फर्क है? अनरियलाइज रेंट तो जो मिला ही नहीं था, एरियर मतलब पिछले टाइम से कोई डिस्प्यूट सॉल्व हुआ और रेंट बढ़कर मिला, दैट इज एरियर ऑफ रेंट। तो आने वाले टाइम में वो मिल जाता है। आप मार्केट में घूम रहे थे, पुराना किराएदार मिल गया, अरे नमस्कार भाई साहब, ये वो मैं किराए पे रहता था, तब हालत खराब थी, नहीं किराया दे पाया, ये लीजिए आज किराया लीजिए। तो आप क्या कहोगे कि नहीं मुझे तो क्या नाम है, मैं तो अब बात गई रात गई बात की, अब रहने दो, ऐसा बोलोगे? अरे घराती लक्ष्मी है, बिल्कुल लोगे। तो सवाल यह है कि अगर इस तरीके का रेंट कभी भी रिकवर हो तो क्या वो टैक्सेबल होगा? तो जरा खुद बताओ, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, दैट इज टैक्सेबल। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो भी आपको रिसीव होगा अमाउंट ना, उसमें से 30% माइनस कर देना, वही स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला। 100 रुपए रिकवर हुए ना, उसके 30% माइनस कर देना, 70 पे टैक्स लगेगा, या डायरेक्टली 70% भी निकाल लोगे तो टैक्स लगेगा, दैट्स इट, इतना याद रखिएगा। ओके जी, सिंपल सी बात, ओके। उसके बाद ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, लेट आउट सिचुएटेड वाला आप पढ़ लेना, सिंपल है ये ऑलरेडी हम इस पॉइंट को हालांकि कर चुके हैं, किसमें? रेजिडेंशियल स्टेटस में। ये को ओनरशिप वाला है, ये को ओनरशिप वाला पॉइंट है। अगर एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं, एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक हैं, ओके, मान लीजिए जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, अब प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम है, तो दोनों क्या है? को ओनर है, याद रखिएगा। तो अगर रेंट रिसीव होता है तो जिसका जितना मिलता है, जिसको जितना मिलता है, दोनों की कंप्यूटेशन अलग अलग होगी। साथ ही ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, भविष्य में जब विवाह करोगे, दो सारे के सारे, लड़के भी लड़कियां भी, मतलब वो तो देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ गलत हो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, मान लो हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने प्रॉपर्टी ली, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी करवा ली, ठीक है, और खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर लेट आउट करते हैं फिर तो इंटरेस्ट की कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो इंटरेस्ट की लिमिट कितनी हो जाती है सर? 2,000 रुपए, ओह सॉरी 2 लाख रुपए, कितनी जाती है? 2 लाख रुपए। लेकिन अगर कोनरशिप है ना तो लिमिट 2 लाख पर पर्सन हो जाती है, 2 लाख हस्बैंड की अलग, 2 लाख वाइफ की अलग, बराबर। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो लिमिट है 2 लाख रुपए की,
ये बेनिफिट दे देती है, डबल हो जाती है ओनरशिप में। ये छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, और डीम्ड ओनरशिप रीड करिएगा, मैं इस पर अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें ना क्लबिंग चैप्टर के कई सारे कंसेप्ट हैं, तो क्लबिंग चैप्टर हम करेंगे अपने अगली सीरीज में, तो तब ये वहां पे रिपीट ही होना है, तो मैं तब इसको कराऊंगा। अभी रहने दीजिए, मुझे मालूम है स्टार्टिंग में चैप्टर के मैंने 2 कंसेप्ट आपके छोड़े थे, आइए उसको भी मैं कंप्लीट कराऊं, ठीक है, क्योंकि छोड़ना नहीं है कुछ भी, सबको कवर करना है, भले ही थोड़ा जल्दी से करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिवीजन आज के आज कर लेंगे। आजा भाई, कहां चला गया? 2 कंसेप्ट मुझे याद है मैंने छोड़े थे, हाँ ये रहे। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज SIT, SIT इज व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, समझ आ गया? स्टॉक इन ट्रेड, देखो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 2 प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। हमारे लिए प्रॉपर्टी खरीदना घर के लिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, इनके लिए होता है। लेकिन जो बिल्डर लोग होते हैं, वो किसी ने बिल्डिंग बनाई, 100 फ्लैट है उसमें, तो वो 100 फ्लैट उनको बेचने हैं, वो तो उनके लिए क्या है? स्टॉक है। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह होता है ना नॉर्मली, ये उनके लिए स्टॉक है, बिल्डर्स वगैरह के लिए। अब मान लीजिए किसी बिल्डर ने 100 माले की बिल्डिंग बनाई, 100 माला कुछ ज्यादा हो गया ठीक है, 100 फ्लैट की एक बिल्डिंग बनाई। 100 फ्लैट में से मान लीजिए उसके 60 फ्लैट बिक गए और 40 बिक नहीं रहे हैं, वो कोशिश बहुत कर रहा है, नहीं बिक रहे। ऐसे में सरकार की नजर है उस पर, सरकार की नजर है कि भाई देखो ऐसा है, या तो इनको बेचो, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस 40 घरों के ऊपर, जो उसके घर रह गए हैं 40 घर, उस पर हम टैक्स लगाएंगे कि ये मान के कि ये किराए पर है, ये मान लिया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। हम मान लेंगे जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही इस प्रॉपर्टी का रेंट है, और भले ही आपके हाथ में कुछ ना आए लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा। ये रीजन बेसिकली इसलिए होता है कि बिल्डर्स लोग अपने घर बेचें, भविष्य में दाम बढ़ने के लिए प्रॉपर्टी को ब्लॉक ना करें, दरअसल ये इसके पीछे होता है। तो ये इसका रीजन है, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया। लेकिन टैक्स कब से लगना शुरू होगा? बेसिकली जब आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है, हर बिल्डर को अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद वहां की म्युनिसिपल अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ईयर से 2 साल का समय मिलता है कि 2 साल के अंदर हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने घर बेचिए, लेकिन 2 साल के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे द हाउस प्रॉपर्टी SIT रेंटल वगैरह के लिए, मतलब सीधी सी बात है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगी। कब? वो याद देख लीजिए, हम 2 साल तक आपको परेशान नहीं करेंगे। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच फाइनेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। मतलब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डीलर को 21 नवंबर 2022 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, तो ये ईयर एंड कब होगा सर? ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 को। तो इस ईयर से, इस वाली डेट से 2 साल की डेट 31 मार्च 2025, इस ड्यूरेशन के दौरान सरकार कहेगी कोई बात नहीं, टाइम लो, बेचो, हम NAV नील मान के चलेंगे। लेकिन इसके बाद अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी, आपके पास एज अ स्टॉक इन ट्रेड पड़ी रही, तो फिर उसकी वैल्यू पर, एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा कंसेप्ट, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन इसका नहीं बनता। अब आती है बात कंपोजिट रेंट की। व्हाट इज कंपोजिट रेंट? घर दिया कि भाई चलो रहो किराए पर, और रहो, ठीक है, हमें किराया दो। कई बार आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी के साथ एक, मतलब एक मान लीजिए फ्लैट है, उसमें एक फर्नीचर लगा के दे दिया, उसमें AC लगा के दे दिया, बराबर, उसमें एक अलमीरा लगा के दे दी, और किराया बढ़ा दिया। ऐसे ही तो होता है ना, किराया बढ़ा दिया। तो ऐसे केस, और भाई ऐसे केस में, ऐसे मेरा मार्कर, ठीक है, ऐसे केस में किस पर कितना कितना टैक्स लगेगा? देखो, अगर वो खाली फ्लैट किराए पर जाता तो उसका किराया 20,000 रुपए था, लेकिन मान लीजिए फर्नीचर, AC, अलमीरा लगने से उसका रेंट अब 30,000 रुपए हो गया। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूं, 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक है सेपरेबल और एक है नॉट सेपरेबल, बराबर। सेपरेबल का मतलब मेरा फ्लैट, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, उसमें मैंने AC वगैरह लगाया, फर्नीचर लगाया, अलमीरा लगाई, तो ये सब क्या है? सेपरेबल है। ये यूनिट एक दूसरे से अलग की जा सकती है, बराबर, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में जो 20,000 रुपए जो फ्लैट का किराया था,
वो हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगा, दैट विल बी ट्रीटेड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन जो बाकी चीजें आपने लगाई उससे जो किराया बढ़ा है 10,000 रुपए, वो या तो पीजीबीपी या अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, समझ आ गया। लेकिन अगर ये दोनों सेपरेबल नहीं है, मतलब जो यूनिट आपने लगाई है वो सेपरेबल नहीं है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेड तो सेपरेबल हो गई ना, फर्नीचर तो सेपरेबल हो गई ना। नहीं, देखो उसके थोड़े और एडवांस एग्जांपल देखिए। अगर किसी का ऑडिटोरियम है, वो ऑडिटोरियम में चेयर वगैरह लगी रहती हैं, स्क्रीन वगैरह लगी रहती हैं, आपका जो एसी है वो सेंट्रली कंडक्टेड होता है। अब उसमें आप किसी को बोलो कि यार नहीं, हमें तो ऑडिटोरियम खाली चाहिए, ये चेयर हटा दो, ये जो स्क्रीन है वो हटा दो, वो चीज़ पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम होते हैं, दीज आर ऑल्सो हाउस प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग सब कुछ है ना इसमें। तो ऐसे केस में तो हाउस प्रॉपर्टी का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये सब पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो सीधी सी बात, अगर सेपरेट है, सेपरेट हो सकता है तो फ्लैट हाउस प्रॉपर्टी, बाकी सब अदर, अदरवाइज तो हाउस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओके, सो दीज आर कंटेंट। दोस्तों मैंने कोशिश करी कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो। प्रैक्टिस थोड़ी दोस्तों देखो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक में इतने समय में कंटेंट कवर होना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, बट मुझे उम्मीद है कि जो हमने करा आज की क्लास में वो अच्छे से समझ आया। और आप लोगों से गुजारिश है कि आज ही 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी के जरूर कर लीजिएगा। जो कंटेंट मैंने बताया इससे बाहर और कुछ नहीं है। साथ के साथ आज रिवीजन कर लोगे, डाउट्स क्रिएट कर लोगे, पूछ लोगे, ये चैप्टर आपको आगे दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट वीक वाला राउंड हमारा कंप्लीट होता है हाउस प्रॉपर्टी के साथ। अगले में हम पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनका मुद्दा जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों से गुजारिश है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी जुड़े रहिए। अब नितिन सर आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है, अगले वीक में। एंड इस दौरान अगर जो बाकी आपके डाउट्स वगैरह क्रिएट होते हैं तो उनको भी पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।